कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार में आज मुनाफा वसूली का मूड। निफ्टी 100 पॉइंट फिसलकर 24,100 के करीब। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। हालांकि मार्केट ब्रेथ अभी भी अच्छी। मिड कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। शानदार Q3 अपडेट से डीमार्ट में तूफानी तेजी। शेयर करीब 12% उछाल के साथ बना स्टॉक ऑफ द डे। तीसरी तिमाही में करीब 17% बढ़ी सेल्स। दूसरी रिटेल शेयरों में भी जोश कायम। V2 रिटेल और विशाल मेगा मार्ट में करीब 5% की मजबूती। आईजीएल और एमजीएल को पर्याप्त गैस मिलने का रास्ता साफ। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएनजीसी और गेल से कहा सिटी गैस कंपनियों को वाजिब दरों में दें गैस। आईजीएल में 6% और एमजीएल में 2% की तेजी। क्रूड के $76 के करीब पहुंचने से ओएनजीसी में करीब 6% से ज्यादा का उछाल। जेफरीज ने कायम रखी है अभी ओएनजीसी पर बाय रेटिंग। वहीं 2 दिन में करीब 10% चढ़ा ओएल। फार्मा और आईटी सेक्टर में आज मुनाफा वसूली। दोनों सेक्टर 1% से ज़्यादा फिसले। फार्मा में डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और सिंजीन 3% तक गिरे। वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनियों और सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी। चलिए फिर शुरुआत करेंगे शो की और वीरू, श्रेया और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की कमाई का अड्डा में और कोशिश करेंगे कि कुछ मुनाफे वाले सौदे आपके लिए इस शो में हम लेकर आएँ। शुरुआत करते हैं मार्केट के व्यू के साथ। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन। क्लियरली कल की उस बड़ी रैली के बाद आज बाज़ार में मैं हल्की ही कहूँगा क्योंकि कल 450 पॉइंट की रैली थी, उसके सामने 150 पॉइंट, अब थोड़े से ज़्यादा हो रही है, हालांकि 150 पॉइंट के करीब की गिरावट निफ्टी में आपको देखने को मिली। उसके अलावा आप देखिए आज हुआ क्या है। आज दोनों बड़े सेक्टर्स आईटी और फार्मा दोनों ने अंडर परफॉर्म किया है। निफ्टी बैंक अब इनफैक्ट 1% से ज़्यादा नीचे है और निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट अपने कल के ऑलमोस्ट सारे गेंस गंवा रहा है। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी करेक्शन अच्छी खासी 1% की। लेकिन एक दो चीज़ें, एक तो मार्केट ब्रेथ अच्छी है। आज एडवांस डिक्लाइन अभी तक तो एडवांसेस के फेवर में है, स्लाइटली सही लेकिन एडवांसेस के फेवर में। मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है। प्लस आज रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया है मार्केट में और रिलायंस ने आज बुल्स की तरफ से थोड़ा सा पारी को संभालने की कोशिश की है। देखिए 1% से ज़्यादा के गेंस इस समय आपको रिलायंस में दिखेंगे। प्लस थोड़े से एफएमसीजी नामों में भी तेज़ी रही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वही मार्केट की जो पिछली बार भी हुई थी, बड़े बैंक्स, खासतौर से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। आज भी देखिए और एचडीएफसी बैंक खासा वीक हो रहा है। काफ़ी एक ऐसा लग रहा था कुछ दिनों पहले कि ये शायद 2000 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद इसने जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया और आज भी कल एक होप लगी थी कि शायद एफआई की सेलिंग खत्म हो रही है तो शायद एचडीएफसी बैंक पर अब उतना प्रेशर ना आए, लेकिन आज यहाँ पर काफ़ी सेलिंग है। एक बार लगे हाँ तो आईसीआईसीआई बैंक भी रख देते हैं, जरा देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी वीक रहा है और एचडीएफसी बैंक तो अपने हाई से करीब 6% गिर चुका है और आईसीआईसीआई बैंक करीब 7% के करीब। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल लगातार 2 दिन की तेज़ी के बाद आज बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आखिरी कारोबारी दिन इस हफ्ते का, लेकिन बैंक निफ्टी पे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। 570 अंक से ज़्यादा गिरकर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सर वजह क्या है? क्या ये प्योरली सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है बाजार में, या फिर बाजार फिर से एक रेंज में फंसने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका श्रेया। ये देखिए इसका जवाब हमें मिलेगा मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में। अभी तो हम उस रेंज में हैं जो हमने बात भी की थी सुबह। जब तक हम 23,850 के ऊपर हैं और जब तक हम 24,050 होल्ड कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, क्योंकि वो एक दिन में रैली नहीं खत्म होने वाली है। पूरी रैली खत्म हो गई तो खैर अलग बात है। तो जब तक हम उसके ऊपर हैं, और आज सुबह हमारी बात हुई थी कि 450 पॉइंट की रैली के बाद अगर आप 150 पॉइंट गिव अप करते हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन 23,850 के नीचे, जो यहाँ से अब 200 पॉइंट और नीचे है, अगर हम उसके नीचे पे चलने लगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, फिर दिक्कत है और फिर मार्केट में वापस शायद इस रैली को यूज़ किया एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए आज सुबह भी हमने एक चीज़ जो कही थी कि ये ना समझे कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया और मार्केट बस वन वे रैली करेगा। बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे। अभी भी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वापस नहीं आया और ऊपर की तरफ 24,250 पर रेजिस्टेंस है। आई थिंक दिक्कत ज़्यादा आज बैंक निफ्टी की वजह से। निफ्टी आईटी में गिरावट आती रहती है, उसमें बाइंग आ जाती है, लेकिन निफ्टी बैंक आज जिस तरीके से गिरा है, और निफ्टी बैंक आज एक्चुअली
जितना कल चला था उतना गिर गया है, तो उस हिसाब से निफ्टी बैंक के लिए ये जो जोन है 50,800 से 51,000 का, इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। 50,800 के नीचे बैंक निफ्टी में काफ़ी कमज़ोरी आएगी। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक फ़र्क है, बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, निफ्टी में मूविंग एवरेजेस सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ये एक फ़र्क है इस समय। तो निफ्टी बैंक एक शेड वीक है कंपेयर टू निफ्टी, तो यहाँ पर एक ये डिफरेंशियल है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या? आई एम श्योर काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स पर आपकी नज़र रही होगी। बिल्कुल अनुज, और उसमें मैं गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें बहुत सारे अनुज डिफरेंट फ्लेवर के स्टॉक्स हैं। आज बहुत दिनों बाद मुझे एक बार मैक्रोटेक में मूव दिखाई दे रहा है। मैक्रो रिलायंस, क्योंकि आपने यहाँ पे उल्लेख कर दिया अनुज, मैं उसको रिलायंस को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप रिलायंस की भी ओआई समरी देखें तो रिलायंस की ओआई समरी बहुत अच्छी है। आपकी स्क्रीन पे एक बज रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रखिएगा। ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और करीब 1255 पे सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन ये स्ट्रेंथ और ये 20 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और अभी उतनी भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली है। जिस क्वांटम में ये शॉर्ट्स अपने साथ लेके आया था उतनी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए अगर कुछ थोड़ा सा माइलेज क्रिएट कर सकता है तो वो है रिलायंस। हालांकि इस वक्त निफ्टी डीलों पे आ चुका है। HDFC बैंक अनुज, मैं पिछले लगभग 11:30 से इसको मैंने ट्रैकिंग पे डाल रखा था, ह्यूज शॉर्टिंग। HDFC बैंक को देखिए आपकी स्क्रीन पे, शॉर्टिंग हो रही है यहाँ पे, और 1750 पर ये, अब आप समझ लीजिएगा कि अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। और एक इंप्रेशन अनुज यहाँ पे आ रहा है इन्वर्टेड फ्लैग का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शायद 1537 इस पे खुल रहा है। जिस प्रकार की शॉर्टिंग में दिख रहा था, फ्लैग का ब्रेकडाउन 1737 की ट्रेजेक्टरी शायद इस पे खुल रही है। जहाँ तक बात स्ट्रेंथ का सवाल है, और दूसरे स्टॉक्स में एक मैक्रोटेक का जिक्र करना चाहूँगा मैं। लगभग पिछले 3-4 घंटे की बिल्डअप को अगर आप देखें, अभी भी स्टॉक डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। लगभग 17 दिसंबर से जो फॉलिंग चैनल थी उसको हायर लेवल्स पे स्ट्राइक करता हुआ, काटता हुआ 10 डिमा को काटा इसने। एक इसमें बिल्डअप ठीक ठाक है। और आप जरा ओआई देखिए, 3 लाख शेयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट्स 10%। तो मैक्रोटेक में स्ट्रेंथ है। और एक डाबर आपकी स्क्रीन पे आएगा 527 अनुज, ये ऑलमोस्ट सितंबर लास्ट वीक के बाद पहली बार 20 डिमा के ऊपर निकला, और बहुत जल्दबाजी में इसने ऑलमोस्ट 50 डिमा के जोन को स्ट्राइक कर दिया। जिस प्रकार का बिल्डअप डाबर में है, लग रहा है कि अगर ये ट्रेजेक्टरी 530 की पार कर गया, जहां पे अलाइंड है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, एक स्विंग टुवर्ड्स 545 548 आ सकता है, जहां पे इसका 100 डिमा अलाइंड है। लेकिन सब चीज़ पर भारी अनुज इस वक्त जो चीज़ नजर आ रही है वो है HDFC बैंक। अनुज बिल्कुल, HDFC बैंक विदाउट अ डाउट यहाँ पर एक दिक्कत है। खैर एनीवे, मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप आज के मूव को एक वापस एक रिवर्सल की तरह देखें। हाँ, लेकिन HDFC बैंक जिस तरीके से आज थोड़ा सा टूट रहा है। अच्छा, आज HDFC बैंक के वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। 76 लाख शेयर से करीब दिन के एंड तक जाते जाते शायद 1 करोड़ के शेयर पर पहुँचे। तो अब कल FI के वॉल्यूम्स हम जैसे डिस्कस कर रहे थे हाफ पर आए एवरेज के, आज से शायद और पिकअप हों और मंडे से वापस फुल एक 100% वॉल्यूम्स पर मार्केट में काम होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं फिर आगे किस तरीके से रहता है HDFC बैंक और कितना प्रेशर ये मार्केट के ऊपर डाल सकता है। एक और चीज़, HDFC बैंक के क्वार्टरली अपडेट कभी भी आ सकते हैं। अब क्या मार्केट उससे पहले थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, ये भी देखना होगा। चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार पे आज बिकवाली हावी है और निफ्टी अपने डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, तो शुरुआत गिरने वाले शेयर्स के साथ ही होगी। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, विप्रो में ज़्यादा गिरावट हावी है और ये 2.25% के करीब गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं HDFC बैंक में देखें आप तो 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा से भी नहीं हो पाया गिरकर कामकाज, 2.5% से ज़्यादा टूट गया। सिप्ला में बिकवाली हावी 2.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंजल वन पे भी डेंट पड़ा है, काफ़ी दिनों से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज इसमें गिरावट 4.25% से ज़्यादा टूटा। कल्याण ज्वेलर्स टूट कर कामकाज कर रहा है, 3.25% से ज़्यादा
ज़्यादा, इनफैक्ट 3% मान लें, इसमें भी कल तेज़ी थी। नैल्को में भी बिकवाली हावी 3.5% से ज़्यादा गिरकर कामकाज। डॉक्टर लाल पैथ लैब से भी नहीं हो पाया, यहाँ पे भी बिकवाली हावी 1.25% गिरकर कामकाज करता हुआ। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी गिरते बाजार में देखने को मिल रही है, ONGC उसमें से एक 6.5% से ज़्यादा ये स्टॉक आज के सत्र में उछल गया है। टाटा मोटर्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% से ज़्यादा। SBI लाइफ में आज खरीदारी देखने को मिल रही है 1.5% के करीब, और ब्रिटानिया भी आज के सत्र में उछल गया 1.5% के करीब, यहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स काफ़ी अच्छा अपडेट इसका, और ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आए। ये हीरो ऑफ द डे आज के सत्र में देखने को मिला, 12% से ज़्यादा तेज़ अभी फ़िलहाल इसमें देखने को मिल रही है। वहीं ऑयल इंडिया में भी आज खरीदारी हुई 4.5%, 5.5% के इनफैक्ट, और IGL भी आज तेज़ होकर, इनफैक्ट अब ऑयल एंड गैस कंपनियां देखें तो वहाँ पे तेज़ी बनती नजर आई, 5% उछलकर कामकाज। चोला इन्वेस्टमेंट भी खरीदारी 4.25% से ज़्यादा। बिल्कुल, चलिए अब आपको बताते हैं आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, आशीष बहेती, रचना वैद्य, कविता जैन और स्नेहा सेठ। 2:15 पर श्रेया से जानेंगे डीमार्ट के बारे में, जो आज का हीरो ऑफ द डे है। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में आज हमारे साथ Naukri.com के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर पवन गोयल जुड़ेंगे। उनसे बात करेंगे उनके जो जॉब स्पीक इंडेक्स आया उसके बारे में। 2:30 पर यतिन से जानेंगे IGL और MGL में आज क्यों तेज़ी है। साथ ही यतिन से समझेंगे आज ITC के लिए खास दिन क्यों है। 2:45 पर मिताली बताएंगी 2025 आउटलुक पर नमूरा की क्या है बड़ी रिपोर्ट। 2:50 पर कंचन से जानेंगे फार्मा के Q3 नंबर्स कैसे रह सकते हैं। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे एलिक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता से। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, कल के लिए स्ट्रैटेजी, और उसके साथ साथ BTST कॉल्स आपके लिए कुछ ही देर में लाइंड अप है शो में। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून रचना जी, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, दैट विल बी अ शॉर्ट ट्रेड इन अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ने का काम सुबह से ही करा है। 1206 पे है फ्यूचर्स, यहाँ पे अगर हम 1220 पे ऐसे लगाएंगे तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1190। ओके रचना जी का ट्रेड यहाँ पे अदानी पोर्ट्स शॉर्ट है और डीएलओ पे ट्रेड करता हुआ 1202। वाकई अदानी पोर्ट्स में पीने जरा डायरेक्टर साहब इसका OI रखिएगा। ह्यूज बिल्डअप यहाँ पे 4% का, 11 लाख शेयर शॉर्टिंग काफ़ी बड़े पैमाने की हुई यहाँ पे। स्नेहा गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में लास्ट 2 दिन से काफी एक्शन है। तो उसमें से अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ये काउंटर जिसमें काफी लोग फंसे हुए थे, जो इसमें करेक्शन दिखी है, तो आज आके देखा जाए तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, नियरली 3.5% ऊपर है। 800 की कॉल में काफी अच्छी अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये जो अपमूव है वो एक्सटेंड हो सकता है बियॉन्ड द रीसेंट रेजिस्टेंस जोन ऑफ 820। सो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 770 का, और अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 825। ठीक है, स्नेहा जी की तरफ से बाई साइड की ट्रेड टाटा मोटर में 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। मानस जी, आप कौन सी ट्रेड सजेस्ट करेंगे आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है गोदरेज सीपी में, जहां पर स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। गोदरेज सीपी में 20 डे मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन कर लिए हैं, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 1094 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 1150 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 1100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 39 रुपीज के आसपास 1100 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, उसमें 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 60 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अब चलते हैं हम आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी, क्या ट्रेड पिक किया आपने? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, ब्रिटानिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। परफेक्ट एक राउंडिंग बॉटम बना है स्टॉक में, 20 डेमा के ऊपर निकलता हुआ देखने मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से FMCG में वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, तो सेक्टर टेलविंड बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक ऑलरेडी है। इसका 200 MI 5400 पे प्लेस्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी अच्छी एंटिसिपेटेड है। तो खरीदारी की सलाह है, जो स्टॉप लॉस उसमें मेंटेन करना वो 4770 का एक एसएल मेंटेन करे, 4940 का पहला लेवल और 5050 के दूसरे लेवल के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं कि आज FMCG में इंडिविजुअल पॉकेट्स में बहुत अच्छे मूव है।
आप देखिए डाबर को, आप देखिए ब्रिटानिया को, अच्छे मूव जनरेट कर रहे हैं। बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पे एक करके। और राजेश सतपुते जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है और उसमें से जो पिक रहेगा वो रहेगा डाबर। आई थिंक डाबर आपने भी यहाँ पे टच किया था और डाबर का चार्ट जो है वो बेहतरीन चार्ट है। इट्स अ क्लीन ब्रेकआउट। जो प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन विद अ राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 545 टू 550 का। तो बाय करे डाबर, स्टॉप लॉस रहेगा 522 का। ठीक है, डाबर एक बाई साइड की ट्रेड, स्टॉप लॉस 522 का मेंटेन करके चले। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनिल जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड पिक करना हो उस हिसाब से हम सारेगामा के साथ जाना चाहेंगे। 688 रुपए के हाई लगा के पिछले 2-3 महीनों में ये टूट के 500 के आसपास आ गया। आज थोड़ी बढ़त दिख रही है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग है। करीब करीब 1000 करोड़ का इनका केपेक्स आने वाले 3 सालों में प्लान्ड है, जिसमें 300 करोड़ रुपया ये इस साल में ही करने वाले हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस एक्स कैरावन दी हुई है वो 25 से 30% की दी हुई है। और जो लास्ट 2-3 तिमाहियों में थोड़ी सॉफ्टनेस देखे गए वो म्यूजिक लाइसेंसिंग बिजनेस में थोड़ी सॉफ्टनेस थी, उस कारण से आई थी। लेकिन आगे जाते हुए हमें लगता है जिस तरह की कंटेंट एक्विजिशन की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह की लाइब्रेरी इनकी ऑलरेडी है, यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त दे सकते हैं। मध्यम अवधि में 680 के टारगेट होने चाहिए, बट लंबी अवधि में उससे भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। बट फिलहाल आप 680 के टारगेट के साथ यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। राजेश जी इस वक्त सारेगामा में बिजी हैं 543 पे, लेकिन हाँ इसमें कोई तरह नहीं कि बेहतरीन अव्वल दर्जे का स्टॉक है ये इस दौर पे और डे हाई पे करीब ट्रेड करता है। अच्छा राजेश जी, अभी कुछ देर पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एफएमसीजी में आज मूव आ रहे हैं। ब्रिटानिया को देखिए, डाबर को देखिए, टाटा कंज्यूमर को देखिए। एक बहुत ही ख़राब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद अब अर्निंग से पहले जब क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू होंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट के बाद ये प्राइस डैमेज शुरू हुआ था। आपकी रीडिंग जो प्राइस डैमेज हुआ उसके अगेंस्ट जो इस बार की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है उसको देखते हुए क्या कहती है? क्या पिक करना चाहिए इस वक्त एफएमसीजी में? कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत पैसा डालना चाहिए? देखिए वीरेंद्र जी, ऐसा है कि जो प्राइस डैमेज हुआ दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, फिर वो मैनेजमेंट की गाइडेंस कह लीजिए, नंबर्स देख लीजिए, वो दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत सबसे बड़ी आई एक तो मार्जिन प्रोफाइल में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़े हुए थे और सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे। और दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत जो इस पूरे सेक्टर को है वो है वॉल्यूम ग्रोथ की। वॉल्यूम ग्रोथ एकदम नगण्य है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत नीचे की तरफ है और ये मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर में भी कोई बहुत ज्यादा उछाल के साथ आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ में अभी भी दिक्कत है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक आध क्वार्टर और रहे। लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशन में जो कट ऊपर से देखा गया उसके बाद थोड़ी सी वैल्यूएशन कंफर्ट हो गई है। तो एक बात तो तय है कि एफएमसीजी कंपनियां के जो प्रोडक्ट हैं या जो उत्पाद है लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है वो बिक्री होते रहेंगे, बट वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही खराब है। इस वजह से हम इसमें थोड़े से सेलेक्टिव रह सकते हैं। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि पहली पसंद तो मेरी हमेशा से आईटी से ही रही है और अभी भी आईटी से ही रहेगी। और उसके बाद अगर देखना हो तो मुझे लगता है इमामी या मैरिको पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कंपनियां ऐसी हैं, आईटीसी, इमामी और मैरिको, जो न केवल अर्बन में बल्कि रूरल में भी इनकी अच्छी पहुंच बनी हुई है। तो इस वजह से मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में जो दिक्कतें हैं उसके बाद वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सुधरने चालू हो जाएगी और इन वैल्यूएशन पे थोड़ा सा कंफर्ट तो बिल्कुल आता है। ओके, चलिए अब एक्चुअली डाबर को कल हमने एज रिवर्सल कैंडिडेट भी लिया था स्पॉटलाइट में और साइन दिख रहे थे वहाँ पर। डाबर दिखाइए एक बार ज़रा। और उसको कल लिया था हमने एज स्पॉटलाइट। 3% आज ये स्टॉक ऊपर रहा। लेकिन अब बात करते हैं हम आज के हीरो ऑफ द डे की, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। यहाँ पर आज शानदार तेज़ी है, 11% के करीब ये स्टॉक अब ऊपर है। और एक बार इसको रिविजिट करते हैं श्रेया के साथ। श्रेया,
तो क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे। जी, क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे। और अभी आपने कहा 11% ऊपर है और इंट्राडे में देखेंगे तो 15% तक इसने उछाल दिखाया है आज के सत्र में। नंबर से अपडेट आए इसके और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट। Q3 में स्टैंड अलोन रेवेन्यू जो है वो उम्मीद से बेहतर आई है, इसीलिए इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही स्टोर्स की बात करें तो Q3 में स्टोर्स जो हैं वो 10 होंगे। अगर पिछले क्वार्टर से आप कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में मात्र 6 स्टोर्स में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन Q3 में एंड में इसमें और इजाफा देखने को मिल सकता है और टोटल नंबर जो होगा वो 387 का हो जाएगा। लेकिन ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, जहां CLSA का मानना है कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, और वहीं मॉर्गन स्टैनली थोड़ा अंडरवेट है और कॉन्फिडेंस उसका उतना बनता दिख नहीं रहा इस पर्टिकुलर काउंटर में। CLSA ने इसको आउट परफॉर्म की रेट दी है, साथ ही टारगेट प्राइस जो है वो 5000 कर दिया गया है। और अभी से देखेंगे आप तो ये इसमें 48% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में CLSA को नज़र आ रहा है। वजह क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टोर्स में इजाफा, साथ ही स्टैंड अलोन रेवेन्यू में जो है वो उम्मीद से अच्छे नंबर्स आए हैं, इसकी वजह से CLSA ने इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, स्टैंड अलोन रेवेन्यू भी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन कंपनी बिजनेस के लिए हिस्टोरिकल 20% टॉप लाइन ग्रोथ एल्गोरिथम से काफ़ी नीचे है। लेकिन सवाल ये कि करना क्या चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट में। सर, मेरा सवाल ये आपसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट में जिस तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, क्या स्ट्रैटेजी और क्या रणनीति निवेशक अपनाए इस पर? देखिए श्रेया, ये ना इसमें एक चीज़ होती है, इसमें पोजिशनिंग मैटर करती है। अब फॉर एग्जांपल एवेन्यू सुपरमार्ट का आज का चार्ट आपने देखा, इसका 1 साल का चार्ट देखते हैं हम एवेन्यू सुपरमार्ट का, और उससे आई थिंक काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये आज का चार्ट है करीब 11.5% ऊपर, लेकिन इसका स्लाइटली लंबा चार्ट फायर करते हैं। आज के इतने बड़े मूव के बावजूद अब ये स्टॉक सिर्फ 2% ऊपर है। और 2 साल का चार्ट अगर इसका रख दें एक बार एवेन्यू सुपरमार्ट का, वो भी रख देते हैं आपको, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने काफ़ी लिस्टिंग के बाद आउट परफॉर्म किया था। 2 साल का चार्ट देखिए, तो एक ना मार्केट वेट कर रहा था कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आए, वरना नंबर देखिए, नंबर अच्छे, काफ़ी अच्छे नंबर, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे सिर्फ 2-3% ही ज़्यादा आए। तो लेकिन उतना ही काफ़ी था मार्केट को पोजीशनिंग के हिसाब से। यही स्टॉक अगर 52 वीक हाई पे होता तो आज इतना नहीं चलता, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक इतना नीचे था, इस वजह से आपने मूव देखे। राजेश अग्रवाल जी से एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। एवेन्यू सुपरमार्ट क्या ये टर्निंग पॉइंट की तरह निकल कर आएगा आज यहाँ पर, या फिर थोड़ा मार्केट ने ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड होकर आज थोड़ा ओवर रिएक्शन दे दिया? देखिए, मुझे लगता है कि ओवर रिएक्शन है, क्योंकि जो दूसरी तिमाही के नतीजे थे वो उतने कोई खास आए नहीं थे। रेवेन्यू के बढ़त के बाद भी अगर आप देखें तो बॉटम लाइन में करीब 12% के ड्रॉप आई थी। वहीं सामने में अभी तीसरी तिमाही के जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से Q3 में 17% के आसपास की रेवेन्यू जंप देखी गई है। 10 स्टोर जोड़े हैं और इस वक्त अगर कहा जाए तो 387 स्टोर इनके खड़े हैं। लेकिन फिर वही बात रह जाती है कि वॉल्यूम ग्रोथ की जो FMCG वाले सेक्टर से है वहां दिक्कत अभी भी बनी हुई है, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन अगर आप देखो तो बावजूद इसके कि बहुत बेहतर कामकाज कर रही है, या पूरे सेक्टर में अगर देखो तो एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है पहले भी, लेकिन वैल्यूएशन मुझे लगता है कि बहुत हाई है। इससे बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे रिटेल ट्रेड के कई स्टॉक्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिए जाए तो हालिया की लिस्टिंग विशाल मेगा मार्ट को ले लीजिए, या स्पेंसर को ले लीजिए, जो अगेन संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। वहां भी वो लोग बहुत रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ एक अदर चॉइसेस हैं अभी सेक्टर में जहां ध्यान दिया जा सकता है। ओके, स्पेंसर रिटेल्स, वी-मार्ट, साथ ही साथ एवेन्यू सुपरमार्ट आज एक स्ट्रॉन्ग मूव लेते हुए। मीनवाइल निफ्टी 24,040 के जोन में आके थोड़ा सा अगर आप देखें स्टेबल हुआ है। लेट्स सी कैसे बिहेव करता है। बट आज तेरा HDFC बैंक को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, HDFC बैंक कुछ दिनों तक आपको टोज पे रखेगा, और रीज़न क्या है दैट आई थिंक क्वार्टरली अपडेट। अनुज, जो मुझे याद अच्छी तरीके से पिछली बार HDFC बैंक ने क्वार्टरली अपडेट के बाद ही सेंटीमेंट को अच्छा कर दिया था। बट अब इसको थोड़ा सा हम उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि वो RBI की रिपोर्ट कहा गया कि जो निजी बैंक हैं, बट हमें इस चीज़ को भी देखना होगा अनुज, जो HDFC बैंक की मैनेजमेंट थी, इन्होंने पहले ही अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया था। सो जो बात थी ना कि NPAs थोड़े से बढ़ेंगे,
क्या वो शायद HDFC बैंक का केस ना हो, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऑलरेडी स्लो डाउन किया था, इन्होंने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था? बिल्कुल वीरू, देखिए HDFC बैंक में एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि एसेट क्वालिटी को लेकर इशू था नहीं, मेन इशू ग्रोथ को लेकर था। और वो हमें फिर पिछले क्वार्टर में समझ में आया कि उन्होंने जानबूझ के भी थोड़ा सा अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन किया था, क्योंकि वो इकोनॉमी में स्ट्रेस उनको दिख रहा था। आई थिंक ना सिर्फ क्वार्टरली अपडेट, मार्केट को थोड़ा ये रिस्क भी लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो फियर है कि वो बड़ी वाली FI सेलिंग कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। कल देखिए हमको काफ़ी हद तक मार्केट में जो बड़ी रैली आई उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन FI की कैश मार्केट बाइंग का था, साथ ही FI की शॉर्ट कवरिंग का भी एक बहुत बड़ा एंगल था। कल वहाँ बहुत बड़ी कवरिंग हुई थी, तो उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। लेकिन रिस्क हमेशा यही रहेगा कि जब बिल्कुल फुल वॉल्यूम होंगे, क्या वापस यहाँ पर एक सेलिंग की शुरुआत होगी, ये रिस्क है मेरे ख्याल से। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, HDFC बैंक अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे, लगातार हायर लो और हायर हाई बना रहा है। जब भी इसमें गिरावट आती है इंक्रीमेंटली, वो प्रीवियस लोज को नहीं तोड़ रही। देखिए मूव्स इसमें ब्रूटल होते हैं, काफ़ी शार्प होते हैं, लेकिन पैटर्न जो है ना इसका, वो हायर हाइज और हायर लोज का है। तो इस बार भी फॉर एग्जांपल अब अगर ये नवंबर के लो बचा ले और उसके बाद इसमें अगर रैली आई, तो मेरे ख्याल से फिर वो शायद ये जो इसका रीसेंट हाई था 1880 का, शायद उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में वापस HDFC बैंक एकदम से काफ़ी कमज़ोर हुआ है। एक लग रहा था कि 1800 का फाइनली ब्रेकआउट करने में कामयाब रहा HDFC बैंक, वहाँ से 80 रुपये जोड़े इसने, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरा है, थोड़ा सा एक फियर लौटा जरूर है यहाँ पर। इस पर एक चेक ले लेते हैं। रचना जी, HDFC बैंक पोजिशनली कोई व्यू होगा क्या स्टॉक पर? जी बिल्कुल, पोजिशनली अगर देखा जाए HDFC बैंक ने 1700 के लेवल से एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था, जिसको थोड़ा सा फॉलो थ्रू मिला, 1800 क्रॉस भी हुआ, फिर वहां से गिरावट आई है। अब देखना ये रहेगा आने वाले टाइम में, अगर ये 1700 और 1650 के बीच में कहीं पे सपोर्ट ले लेता है, तो ये ब्रेकआउट फिर भी कंफर्म रहेगा और दोबारा से एक अपस्विंग ओवर अ पोजिशनल व्यू आ सकता है यहाँ पे। और अगर 1650 होल्ड कर जाएगा तो दोबारा से ये धीरे-धीरे करके 1700 के लेवल को अगर नीचे भी गया उससे, तो भी क्रॉस करके दोबारा 1850 1900 की तरफ जाएगा। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहना चाहिए और दिस इज ओनली अ माइनर पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट। मेरे हिसाब से 1650 होल्ड कर गया अगर ये करेक्शन में भी, जो अभी चल रहा है 2 दिन से या 2 हफ्ते से रादर, तो उसमें मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट जो था 1700 के लेवल का, वो होल्ड कर जाएगा आगे जाके। ठीक है, ये एक रणनीति फिलहाल HDFC बैंक में आपके लिए रचना जी की ओर से आते हुए। मानस जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए HUL, ये आज अपने डे हाई पे कामकाज कर रहा है। अच्छी खासी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट FMCG, जैसे वीरू सर भी मेंशन कर रहे थे, FMCG सेक्टर के कुछ ऐसे काउंटर्स जिसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, उसमें से शामिल ये स्टॉक भी है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक और क्या रणनीति स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में रहेगी? देखिए, ये तो सही है कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, क्योंकि अब अगर आप इंट्राडे चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। डेली चार्ट पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है, और वीकली चार्ट क्योंकि आज फ्राइडे है तो उसके चार्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहां पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है। मेरा समझना है कि HUL में स्ट्रेंथ है और ये पॉसिबल है कि आपको 2500 या 2550 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक बेहतर रहेगा 2 दिनों की रैली के बाद एक पोजीशन ट्रेड लेना। करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2364 के नीचे और टारगेट सेट करिए 2500 से लेकर 2550 की रेंज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कल एक और अच्छी खबर आई थी, नौकरियों के मोर्चे पर हालात सुधरने की उम्मीद दिख रही है। दिसंबर में देश में नौकरियों की बहार रही, कम से कम Naukri.com का आंकड़ा तो यही कह रहा है, उसका जो जॉब स्पीक का डेटा है वो यही बता रहा है। इसके मुताबिक इस दौरान सालाना आधार पर दिसंबर जॉब इंडेक्स में 9% का उछाल आया है। इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं Naukri.com के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर डॉक्टर पवन गोयल। वेल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। तो पहले तो मैं जो आपका डेटा देख रहा था उसमें जो मुझे एक स्टैंड आउट लगा वो था फ्रेशर FMCG हायरिंग ग्रोथ 18% की, क्योंकि FMCG एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा इको चेन में उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है। क्या इसमें कुछ वन ऑफ था और आपके हिसाब से क्या ये सस्टेनेबल है? वन ऑफ है या सस्टेनेबल है कहना मुश्किल है,
पर ये एक प्रश्न जरूर आता है कि ये सीजनल इम्पैक्ट है या नहीं। पर सीजनल पर क्योंकि ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है तो इसमें सीजनैलिटी वाला पार्ट नहीं है। पर यूजुअली फ्रेशर हायरिंग की यदि चालू होती है तो इसका अर्थ होता है कि बाकी हायरिंग भी और होने वाली है। कि फ्रेशर हायरिंग तब होती है जब आपने सीनियर हायरिंग कर ली है अब आपको टोटल हायरिंग बढ़ानी है। तो इस मतलब इसका फिर कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? अगले 2-3 महीने का डेटा देखें उसके बाद, लेकिन हाँ अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करा तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब आगे सीनियर हायरिंग भी होगी एफएमसीजी सेक्टर में? हाँ सस्टेनेबल बताना तब हम तभी कह पाएंगे यदि सस्टेन करेगा कुछ समय तक। ओके वीरू। हाँ मिस्टर गोयल, मैं आता हूँ आईटी पर, जहाँ पे आपके स्टैट्स के मुताबिक से रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़े मंथ ऑन मंथ भी बदले हैं, तब्दील हुए हैं, लेकिन आईटी में सर हायरिंग का ट्रेंड क्या है? क्या अब वो टैग एआई ज़्यादा कैरी कर रहा है? क्या एआई संबंधित हायरिंग आईटी में ज़्यादा है, और ओवरऑल ट्रेंड कैसा दिखाई दिया आपको? आईटी में यदि आप पिछले साल के मुताबिक देखें तो कहीं बेहतर है। आंकड़ों में देखेंगे तो 2% आपको ओवरऑल आईटी में है, पर जीसीसी में करीब 15% है। और जीसीसी में हायर पेइंग जॉब्स होती हैं और ये वहां पे ग्रोथ आती है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बाकी आईटी सेक्टर्स में, आईटी कंपनीज में भी पड़ता है। तो यदि जीसीसी में जो 15% ग्रोथ है उसके कारण आप बाकी जगह एट्रिशन भी देखेंगे और ओवरऑल हायरिंग बढ़ती हुई देखेंगे। जहां तक एआई की बात है उसमें तो जब से चैट जीपीटी ओपन एआई का आया है तब से काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। इस समय एग्रीगेट तौर पर 36% है, पर कुछ एआई के रूल्स हैं जहां पे 75-80% भी ग्रोथ है। ओके, तो एआई तो हर जगह हर तरह से उसका प्रभाव हमें दिख रहा है। ठीक है, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। पवन जी, नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सवाल बैंकिंग के ऊपर है। अब बैंकिंग सेक्टर में क्यों ट्रेंड आपको वीक नज़र आ रहा है फिलहाल? जिस तरीके से हम इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है, क्या ट्रेंड वीक है और आपका क्या टेक है इसके ऊपर? बैंकिंग में ट्रेंड वीक है। हमारे पास एज अ जॉब प्लेटफॉर्म कारण नहीं होता। इसका तो उत्तर इकोनॉमिस्ट और आप ज़्यादा जानते होंगे। हाँ, पर बैंकिंग यदि कुछ समय पहले जाए, कुछ क्वार्टर्स पहले जाए तो काफ़ी हायरिंग थी। लास्ट 2 क्वार्टर से बैंकिंग इंश्योरेंस सबड्यूड चल रहा है। उसका कारण कई हो सकते हैं जो कि एज जॉब से प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा। नहीं बिल्कुल। बैंकिंग में लेकिन जो हायरिंग है बैंकिंग में, वो उसमें कुछ आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्स हैं क्या कि विद इन बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में कैसे ट्रेंड है, या मतलब विद इन फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज में क्या ट्रेंड्स हैं, लार्ज बैंक्स में क्या ट्रेंड है? ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं क्या आपके पास? ट्रेंड्स हैं हमारे पास, मेरे पास इस समय नहीं है, पर हम जरूर हमारे पास बहुत कोई डेटा है, हम निकाल सकते हैं, पर वो अभी मेरे पास नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। इनके अलावा और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर क्लियरली हायरिंग स्टैंड आउट कर रही है इस समय? तो यदि आप देखें ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये चारों क्वार्टर्स इस साल, पिछले साल के 2024 के पिछले चारों क्वार्टर्स, कैलेंडर क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। पर यदि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो Q3 एंड Q2 में एफएमसीजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Q4 में रियल एस्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और Q1 में फार्मा बायोटेक ने। तो हर क्वार्टर में एक अलग है, पर आप एक चीज जरूर देखेंगे कि आईटी के अलावा भी बाकी सेक्टर्स हैं जिनमें अब अच्छी हायरिंग ग्रोथ होने लग गई है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि आईटी नहीं, आईटी प्लस नॉन आईटी जो हमारा सेक्युलर ग्रोथ है वो एक हो रहा है। एक और ट्रेंड है जो शायद जॉब स्पीक में पता नहीं आया नहीं आया, कि यदि हम जॉब ग्रोथ सोचते थे तो सोचते थे मेट्रो सिटीज, बड़ी सिटीज, पर अब जो है छोटी सिटी शहर है, जैसे इंदौर है, कोयम्बतूर है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, इस तरह के छोटे शहरों में हायरिंग ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो यदि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, वो सबसे टॉप पे आता है उड़ीसा, फिर आता है मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसके बाद आता है तमिलनाडु। ओके, साधारणतः हम सोचते कि जहाँ जो स्टेट्स हैं जिनमें मेट्रोज हैं वो उनमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज्यादा होगी, पर आप देख रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पे छोटे शहर और नेक्स्ट ईयर सिटीज हैं उसके वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है।
क्या कि टियर 2 और टियर 3 में ज़्यादा हायरिंग हो रही है, ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सर, हालांकि आपने बात भी की एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंज को कैसे देख रहे हैं आप? क्या जिस तरीके से इसका विस्तार अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है और इसके वजह से ले ऑफ्स और कट डाउन्स भी हो रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी देखने को मिलेगा? मैं आपके एआई के ऊपर दूसरा शायद एक छुपा हुआ सवाल है, क्या इससे जॉब्स कम होंगे? ओके, तो मेरा इस पे ये जो विचार है, यदि आप 400 साल से देखें तो 400 साल से टेक्नोलॉजी का प्रभाव आता जा रहा है। पहले 85% विश्व के 85% व्यक्ति एग्रीकल्चर में थे, जो कि डेवलप कंट्रीज में मुश्किल से 5% से कम रह गए हैं। पर आप देखेंगे कि जॉब बढ़ती गई हैं लगभग 400 साल में। तो इस साल अब एआई भी एक अलग टेक्नोलॉजी है। हाँ, इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर बढ़ेगी, जॉब्स कुछ जरूर इम्पैक्ट होंगी, पर एग्रीगेट बेसिस पे यदि आप इतिहास देखें तो हमेशा एग्रीगेट लेवल पे जॉब्स बढ़ती हैं। ओके, तो अब ये इतिहास के हिसाब से तो यही है। बाकी कई लोगों का मानना है कि कम होंगी, बढ़ेंगी, नहीं होंगी। मैं तो इतिहास के ऊपर विश्वास रखता हूँ। हाँ, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछूंगा बस। बहुत ही शानदार रिपोर्ट, और आई मीन उसका क्रक्स बहुत शानदार। पवन जी, ये ऑटो में क्या नज़र आया आपको? आई मीन ऑटो एंसिलरी, ये पूरा स्पेस, यहाँ पे हायरिंग ट्रेंड कैसे रहे? इसका ऑटो में पॉजिटिव है, बट लो सिंगल डिजिट्स में। यदि पिछले साल जाएं तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, पर इस साल रिलेटिवली सबड्यूड रहा है। आपको एक साल शायद लास्ट आपने सवाल नहीं पूछा, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस साल की एक विशेषता। यदि आप क्वार्टर 1 में देखेंगे, कैलेंडर ईयर क्वार्टर 1, तो जॉब स्पीक हमारा -10% पे था। पर आप Q4 का जॉब स्पीक देखेंगे एग्रीगेट लेवल पे, मैं मंथ पूरा तीनों मंथ का एवरेज करता हूं, तो ये +7 है। तो -10 से -4 पे गए, फिर +5 पे आए, फिर +7। तो इस साल जो जॉब ग्रोथ की ट्रेंड है, ये पॉजिटिव दिशा में है, और मैं आशा करता हूं कि इस नववर्ष में भी ये +7 से ऊपर ही जाएगा। तो ट्रेंड लाइन तो यही है, और ये हम सबके लिए अच्छी खबर है। चलिए, ट्रेंड लाइन आपकी कुछ अच्छे समय का संकेत दे रही। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अपनी बेहतरीन इस रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई उस पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी जी, चलिए अभी काम करते हैं, लौटते हैं बाजार की तरफ एक बार फिर से। तो आईटी में हायरिंग का ट्रेंड जो है वो फिर तब्दील होता हुआ स्ट्रॉन्ग साइड पे। मीनवाइल लौटे अगर बाजार पे, तो बाजार अभी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, एस्ट्रल। और मेरी इस मंच पे काफ़ी बार बात हुई है, मैंने अपनी टीम में से काफ़ी वक्त से शॉर्ट साइड पे प्लेस भी किया है। मानस, पूरे बाजार में पुल बैक आया, एक से एक ओवरसोल्ड स्टॉक्स में पुल बैक आया, बट एस्ट्रल में नॉट अ सिंगल डे एक भी ग्रीन कैंडल क्रिएट नहीं हुई है। मानस, अब बेस टूट चुका है आपका मई 2023 का। अभी कहाँ जा रहा है मानस? लग रहा है क्या ये मई 2023 की जो लोवेस्ट क्लस्टर है 1507, 1510, 1540, उस जोन के लिए कैपिटलाइज कर रहा है? देखिए, नीचे तो बिल्कुल अब कोई सपोर्ट दिखता नहीं है दूर दूर तक। मेरे ख्याल से तो 1500 रुपए तक के भाव बिल्कुल पॉसिबल है। और देखिए, इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस जब मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है। कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है। खरीदारी केवल 1700 रुपए के ऊपर करनी है, और नीचे की तरफ अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन बना के रखा हुआ है आपने, तो आप 1500 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी अब अपनी पूरी कल की बढ़त गंवाने के मूड में है। हालांकि निफ्टी अभी भी डे लो को प्रोटेक्ट कर रहा है 24,000 के आसपास को, लेकिन बैंक निफ्टी पर अब खतरा आ रहा है कि वो शायद डे लो ब्रीच करे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्लियरली HDFC बैंक की वजह से ही आपको आती हुई दिखाई देगी वहाँ पर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर इस समय मूव्स हैं। IT स्टॉक्स काफ़ी वीक हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा। विप्रो पर एक व्यू लेते हैं। स्नेहा जी, विप्रो कोई व्यू स्टॉक पर?
अगर आप काउंटर देखें तो विप्रो ओवरऑल स्ट्रांग ही रहा है। थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है बिकॉज़ अगर आप देखें तो बाकी सेक्टर्स थोड़े परफॉर्म कर रहे हैं, तो आईटी ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग है। मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है विप्रो में, मे बी टुवर्ड्स 289 टू 90 ज़ोन पॉसिबल है। और अगर उसको ब्रीच करता है तो थोड़ा-सा और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द 89 ईएमए व्हिच इज़ अराउंड 280 टू 85 ज़ोन। सो नॉट अ मेजर करेक्शन बट एक थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। चलिए कविता जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ इस पैनल में आज। थोड़ा सा हमारा पैनल का झुकाव जो है वो लेडीज़ की तरफ है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल ट्रेड है मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। अगर आप इसका सेटअप देखें ऑन अ मंथली चार्ट, ये अपने एवरेजेस को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए है। सो एज अ स्विंग मूव भी काफी अच्छा लगता है और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने 10 ईएमए को रीगेन किया है। ऑन अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम भी देखे तो अपने सॉसर फॉर्मेशन को ये कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा एज स्विंग ट्रेड टू 1380 के ऊपर। जब तक काउंटर मेंटेन है, इसमें अपनी बाइंग पोजीशन को बनाए रखा जा सकता है। एज इन इंट्राडे टारगेट 1420 तक के मूव पॉसिबल है, एल्स ये काउंटर 1450 तक की मूव एज अ स्विंग देखते जा सकता है। ठीक है, मैक्रोटेक डेवलपर्स से बाई साइड की ट्रेड फिलहाल कविता जी की तरफ से आती हुई, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं गिरते बाजार में जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों यानी कि आईजीएल एमजीएल में आज ये ज़ोरदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। दरअसल इन दोनों कंपनियों के लिए सस्ती गैस का रास्ता साफ हो गया है और साफ होता दिख रहा है इनफैक्ट। और इसकी क्या वजह है ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी यतिन मोहता जी। यतिन जी बताइए। तो श्रेया, अगर हम देखें तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, एपीएम गैस का एलोकेशन कट होने के वजह से आईजीएल एमजीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सारे शेयर्स में आपने 20 से 25% करेक्शन देखा। कहीं ना कहीं सरकार ने जो 6 से 7 MMSCMD गैस की सप्लाई घटाई थी, उसके सामने अभी सप्लाई इंप्रूव करने पे ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर जारी हुआ है, जहाँ उन्होंने गेल और ONGC को डायरेक्ट किया है कि लगभग 0.6 MMSCMD यानी दोनों मिला के लगभग 1.2 MMSCMD की गैस सप्लाई जो है वो मुहैया कराएं आईजीएल एमजीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए। और जिस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ होता है, उस वॉल्यूम ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए गैस सप्लाई को एक्सेलरेट किया जाए। इसके अलावा जो नए तेल के कुएँ हैं, नई गैस की जो फील्ड्स हैं, इनमें से जो गैस निकलती है ये भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को मुहैया कराई जाए, बजाय ऑक्शन करने के जो उनके पास ऑप्शंस होते हैं उसके बजाय सीधी तरीके से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ाने पे जोर दिया गया है। और इस जो सर्कुलर है और इस निर्देश के बाद दोनों ही आईजीएल एमजीएल के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखने को मिल रही है। इनफैक्ट आईजीएल लगभग डेज हाई पे लगभग 5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है इस सर्कुलर के बाद। बिल्कुल, खासतौर से आईजीएल आज का टॉप गेनर्स में से एक। राजेश जी, आईजीएल खरीदेंगे क्या? नजरिया तो बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के इलेक्शन जब ड्यू थे उस टाइम पे एपीएम के कट आई थी 2 बार और उस वजह से जोरदार गिरावट देखी गई थी सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में। और हमारा मानना ये था कि एक बार इलेक्शन वगैरह हो जाए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, ये प्राइस हाइक्स करेंगे, क्योंकि जो 2 कट आए थे उसके हिसाब से 16% के आसपास की इनकी बॉटम लाइन में ड्रॉप हो सकती थी। एक आध क्वार्टर दिक्कत में आ सकता है, नो डाउट ऑन दैट, बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपने दाम भी बढ़ाएंगे गैस के, दूसरे गैस की सप्लाई भी बढ़ेगी, तो ये जो हालिया दिक्कत थी एपीएम कट की वो दूर होती हुई नजर आएगी और वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। इस पूरे पैक में अगर कोई खरीदारी करनी हो तो मुझे लगता है गुजरात गैस पे ध्यान देना चाहिए और एक आईजीएल पे ध्यान देना चाहिए। गुजरात गैस को खास करके इसलिए कि उसके इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ज्यादा हैं और वहां से उनके मार्जिन्स प्रोफाइल थोड़ी सी बेहतर रहती हैं। तो ये 2 कंपनियां हमारे रडार पे। ठीक है, आईजीएल और गुजरात गैस ये 2 कंपनी फिलहाल रडार पे रखने की सलाह है राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। लेकिन आशीष जी, चार्ट देखिए एमजीएल का। एमजीएल में भी अच्छी खासी तेज़ी इनफैक्ट देखने को मिल रही है, 1.5% से ज़्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है और 1 महीने में भी इसने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है, 3.25% से ज़्यादा। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी? किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो क्या इस करंट मार्केट प्राइस पे लिया जाए? जी श्रेया जी, इनफैक्ट अगर आप एमजीएल के चार्ट देखेंगे तो इसमें जो गैप बना था 18 नवंबर के न्यूज़ के बाद,
वो गैप पूरा फिल होता हुआ देखने मिला और 18 नवंबर के सारे हाईज आज निकलते हुए देखने मिले हैं। तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और ऑलरेडी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हम इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ से 1420 तक का जोन देखने मिल सकता है। अनदर 100 रुपीज की रैली यहाँ से देखने मिल सकती है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1280 का एक एसएल मेंटेन करना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं आईटीसी की। अगर आपको आईटीसी के सिगरेट बिजनेस के साथ साथ उसका होटल बिजनेस भी चाहिए तो आपको आज ही खरीदना होगा, वरना होटल बिजनेस जब अलग से लिस्ट होगा तब खरीद सकते हैं। लेकिन आज आखिरी दिन है, एक्स डेट हो जाएगी मंडे को जब होटल बिजनेस अलग से लिस्ट होगा। कितने पर हो सकती है लिस्टिंग और आज और क्या क्या चेंज होने वाले हैं आईटीसी के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी काफ़ी चेंजेस होंगे। यतिन से समझते हैं। यतिन, बताइए जरा एक बार। तो ये निफ्टी की कंपनी है जहां कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पहले रिलायंस जियो का कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला था डीमर्जर का, और अब आईटीसी अपना जो होटल कारोबार है वो डीमर्ज करने वाली है। मंडे को एक्स डेट है, तो आज सारे के सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आईटीसी के एक्सपायर होंगे और मंडे को फिर से एक बार इसकी ट्रेडिंग होगी जैसे ही वो एक्स होटल कारोबार ट्रेड होगा। किस तरीके से डीमर्ज होगा? अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं तो आपको एक शेयर आईटीसी के होटल्स कारोबार का मिलेगा जो थोड़े दिनों में लिस्ट होगा आगे जाके। और अगर हम बात करें तो आईटीसी जो लिस्टिंग होने वाली एंटिटी है, जो होटल कारोबार लिस्ट होगा, उसमें 40% होल्ड करेगी। बैलेंस 60% आपको प्रो राटा बेसिस पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, रेशियो है एक शेयर होटल कारोबार को आपको मिलेगा अगर आपके पास 10 शेयर आईटीसी के हैं। तो आईटीसी के होटल कारोबार की बात करें तो ताज के बाद आईटीसी की एक बड़ी जो है पहट है इंडियन होटल इंडस्ट्री में। लगभग 140 प्रॉपर्टीज़ और 13,000 रूम्स उनके पास अभी 90 लोकेशंस में अवेलेबल हैं। और आगे जाके मैनेजमेंट का टारगेट है कि 200 होटल्स, जहां 35% वो होटल्स ओन करेंगे, और 18,000 रूम्स जो हैं कुल मिला के इनके पास जो है ऑपरेशनलाइज हो जाएं। होटल बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सारे ब्रोकरेजेस बहुत अलग अलग वैल्यूएशंस रख रहे हैं। अगर हम डीमर्जर की बात करें तो आईटीसी का जो शेयर एक्स होगा तो शायद आपको 15 से 20 रुपये जो है आईटीसी के पर शेयर पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी अभी मान लीजिए 480 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मंडे को शायद ये आपको 460-465 के लेवल्स पे एक्स होता हुआ नज़र पड़े। इसका मतलब ये है कि जो लिस्टिंग है होटल कारोबार की वो करीब 150 से लेके 180 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। शेर खान की बात करें तो बेस केस में वो 150 रुपये देख रहे हैं। नुअमा की बात करें तो 150 से 175 के आसपास की लिस्टिंग देख रहे हैं। हालांकि अगर आप इंडियन होटल्स के मुकाबले इसको 20% डिस्काउंटिंग करें और 25 टाइम ईवी एबिटा का वैल्यूएशन मल्टीपल दें तो करीब 250 से 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से होटल बिजनेस का कारोबार होता है, और उस तरीके से इसको देखा जाए। लेकिन एक रिस्क इसमें यह होगा क्योंकि BAT यानी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको इस एंटिटी में 25% होल्ड करता है और उनके लिए नॉन कोर बिजनेस है, तो शायद वो शेयर्स बेचेंगे और उसी वजह से सारे ब्रोकरेजेस जो है 150 से 170 रुपये की लिस्टिंग जो है वो इसको एस्क्राइब कर रहे हैं। यानी 15 से 20 रुपये पर शेयर आपका SOTP में होगा आईटीसी के शेयर में। बिल्कुल, तो आईटीसी का होटल भी लिस्टेड होगा और उसके बाद देखेंगे किस तरीके के मूव्स बनेंगे। और यतिन ने कहा कि अगर आप 20% डिस्काउंट दें इसको इंडियन होटल्स के मुकाबले, आईटीसी है आईटीसी लेकिन ताज है यतिन, है ना? बिल्कुल, मतलब ताज का कोई मुकाबला नहीं है। आई थिंक वीरू, आप भी एग्री करेंगे इस बात से? नहीं, लग्जरी में तो खैर ताज का मुकाबला नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा जाते हैं ना सस्ते में, तो ठीक है आईटीसी। मेरा लास्ट आईटीसी भी सस्ता नहीं है किसी एंगल से। आईटीसी भी किसी एंगल से सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ ताज है। राजेश जी, आप क्या प्रेफर करते हैं, आईटीसी या ताज? दोनों अपनी जगह सही है। आईटीसी भी आई डोंट से कि ताज से बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे है। खास करके कलकत्ता की जो प्रॉपर्टीज रॉयल बंगाल और सोनार खोली हुई है, मुझे किसी हालत में वो ताज से कम नजर नहीं आती है। बट एज स्टॉक लिया जाए तो प्रेफर मेरी हमेशा से आईटीसी रही है। करीब करीब 150 रुपए के लेवल से मैंने लगातार रिकमेंड किया है। और अब ये जब डीमर्ज हो रहा है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 140 होटल्स आईटीसी के हैं, 90 डेस्टिनेशन में, 13,000 के ऊपर रूम है, 6 ब्रांड्स हैं, और अब ये नए लोकेशंस पे, नए डेस्टिनेशंस पे और भी होटल खोलेंगे, और अब जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी मुझे लगता है एक शानदार प्ले होगा। हालांकि इंडियन होटल्स में भी मैंने कई बार रिकमेंडेशन दी और वहां से बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है, बट इस वक्त मैं समझता हूँ कि आईटीसी और इंडियन होटल्स दोनों में खरीदारी की जा सकती है।
और खास करके आईटीसी होटल्स जब लिस्ट होता है और अगर उस टाइम पे वैल्यूएशन जैसे होते हैं उसे देखते हुए वहाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर ठीक ठाक दाम में मिलते हैं तो। बिल्कुल। खैर देखिए, बिल्कुल जो राजेश जी ने बात कही, कोलकाता वाले आईटीसी में मैं गया हुआ हूँ और काफ़ी शानदार होटल है वो। खैर कोलकाता में जाके अलग ही मज़ा आता है। वैसे कोलकाता, वीरू कोलकाता गए हैं आप? मैं नहीं गया। अरे वीरू सच बताऊँ ना, एक सिटी ऑफ जॉय। मैं आप कोलकाता बागडोगरा गया हूँ। कोलकाता ज़रूर जाइए। हाँ मैं जाऊँगा। कोलकाता ज़रूर जाइए वीरू। पता है वो शाम को वहाँ पर आप वॉक करिए उनकी रोड्स पर, एक अलग एक्सपीरियंस है। वो स्ट्रीट फूड, आई थिंक हम मुंबई और दिल्ली वाले लड़ते रहते हैं कि किसका स्ट्रीट फूड बेटर है। कोलकाता वाले कहेंगे एक बार हमारी सिटी में आकर देखिए, पता चल जाएगा आपको कि किसका बेटर है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए, हाँ वीरू सर मेरा आपसे भी एक सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रही थी कि वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी बहुत छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन वीरू सर वैसे आप होटल्स की बात कर रहे थे, आप बहुत ट्रैवल में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या एक लग्जरी होटल बुक करते हैं या फिर वो फुल जो जेंजी एयरबीएनबी कैंपिंग एंड ऑल करते हैं? नहीं एयरबीएनबी तो नहीं, कम से कम वो तो नहीं। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार की यात्रा हो श्रेया, होटल अच्छा होना चाहिए। होटल प्रॉपर्टी ठीक नहीं हुई ना तो फिर जाना ही बेकार है। रही बात वो है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप परिवार के साथ जा रहे हो तो होटल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड, भारत में होटल्स का भले ही टैरिफ बड़ा हो लेकिन स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा हुआ है। इसमें कोई राजेश जी कुछ कह रहे थे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे स्ट्रीट फूड की। नहीं, आपने सही कहा कि दिल्ली और बॉम्बे में आप लोग स्ट्रीट फूड के लिए जो लड़ाई करते हो और कभी कैलकाटा आकर के देखिए लड़ाई करना छोड़ देंगे क्योंकि आपको दोनों लगेगा कि कैलकाटा इज द बेस्ट। अरे मैं एक बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, अनुज और मैं बात कर रहे थे, सुनिए तो, अनुज और मैं बात कर रहे थे गोलगप्पे को लेकर। बात हो रही थी अनुज और मेरी दिल्ली और मुंबई की गोलगप्पों को लेकर, और शिवांगी जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया। शिवांगी जी ने ट्वीट कर दिया, अरे जनाब क्या मुंबई दिल्ली की बात कर रहे हो, आप कलकत्ता का पुचका खाइए। तो हाँ, पर ये बात सही है कि मैं ट्राई करूँगा पुचका। वैसे पुचके पे याद आया, आजकल काफ़ी डिबेट चल रही है कि अगर पुचके में मीठी चटनी डाल के खाएंगे तो उस पर एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा क्या? वो पॉपकॉर्न के बाद। चलिए खैर, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आज फ्राइडे है तो थोड़ी सी हम मूड मस्ती, मतलब इस मूड में है। लेकिन खैर मार्केट पर वापस आते हैं और मार्केट में अब करीब 550 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में। क्लियरली बैंक निफ्टी में दिक्कत है इस समय। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट चेक करते हैं। मानस जी, एचडीएफसी बैंक क्या करें इसमें? हायर हाइज और लोज लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बना रहा है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पर वापस काफ़ी दिखते हैं। इस पर क्या व्यू होगा? देखिए शॉर्ट टर्म पे डेफिनेटली यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकडाउन है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद ना करें। मेरे ख्याल से 1730 1720 इस रेंज में काफी सारे सपोर्ट्स है, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज, 20 वीक मूविंग एवरेज और एक प्राइस सपोर्ट आता है। तो बहुत बड़ी गिरावट शायद देखने को न मिले, और मेरा अभी भी समझना है कि अगर आपके पास 1 साल का टाइम फ्रेम है तो इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इस गिरावट पे खरीदारी करें, 1640 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद आपको 2100 रुपए तक के भाव एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे आशीष बहेती जी से, उसके बाद रचना जी के पास चलेंगे हम एफएनओ सुपरस्टार के लिए। कविता जैन जी हमारे साथ आज तैयार हैं चार्ट का चमत्कार ट्रेड लेकर, और फिर राजेश अग्रवाल जी के पास चलेंगे हम मिड कैप फंडा के लिए। तो बहेती जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज, एसबीआई कार्ड्स के कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी 735 के जो कॉल चल रहा है 18 रुपये में चल रही है। चार्ट में भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली, और पिछले 3 दिनों में जो रिवर्सल आया है, पिछले 8 दिन, कम से कम 10 दिनों की जो गिरावट थी उसको एक ही बार में इसने रीगेन किया, और आज 20 डेमा और 200 डेमा दोनों एक ही ट्रेडिंग सेशन में रीगेन करता हुआ देखने मिला है। तो 18 रुपये के करीब ये चल रही है 735 की कॉल, इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, वो 12 रुपये का एक एसएल मेंटेन करे, और 26 रुपये और 32 रुपये के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, एसबीआई कार्ड्स आपकी स्क्रीन पे 735 की कॉल ऑप्शन आपको लेनी है। फिर सुपरस्टार रचना जी पिक करेंगे। रचना जी बताइए क्या कॉल लेंगे आप आज?
मैं लॉन्ग साइड पे कॉल दूंगी। कोलपाल के फ्यूचर्स में एफएमसीजी सेक्टर के एक एक स्टॉक को पकड़ पकड़ के चेक करें, 3 दिन से सब में ही अपमूव आ रहा है स्ट्रांगली। एंड इतना है कि 10 पीरियड 20 पीरियड को डेली चार्ट पे क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कोलपाल को चूज करा है। यहाँ पे अगर हम 2500 पे एसएल लगाया जाए फ्यूचर्स पे और लॉन्ग करा जाए तो 2800 पे अगर एसएल लगाया जाए तो 2860 का टारगेट रखा जा सकता है। ठीक है, एफएनओ सुपरस्टार के लिए कोलगेट का पिक, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं? तो श्रेया एफएमसीजी से ही करेंगे, दैट इज टाटा कंज्यूमर। सिमिलरली यहाँ भी 1020 EMA जो है वो क्रॉस हो चुका है। सो अपसाइड मूवमेंट जो लगता है वो 965 970 तक एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। सो अंटिल टाटा कंज्यूमर 930 के लेवल को संभाले हुए है, फॉर द पॉसिबल मूव ऑफ 965 970 टाटा कंज्यूमर विल बी द ट्रेड। ओके, टाटा कंज्यूमर ये होगी कविता जी की पिक। राजेश जी बताइए अब आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से लॉयड मेटल्स के साथ जाना चाहूंगा। हालांकि ये पहले भी हमने मिड कैप में 2-3 बार दिया है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कंपनी में, माइनिंग वगैरह में बढ़त बना रहे हैं, उस चीज को देखते हम दोबारा से दे रहे हैं। अगर आप देखो तो स्टील, स्पॉन्ज और पिग में एक बड़ा खिलाड़ी है। 32,700 करोड़ के आसपास की केपेक्स प्लानिंग है इनकी। माइनिंग कैपेसिटी को 10 से 25 मिलियन टन की बात कर रहे हैं। पैलेट मेकिंग में जा रहे हैं और स्पॉन्ज में जो कैपेसिटी है उसको डबल कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 3 मेट्रिक टन का नया लगा रहे हैं। 4200 करोड़ रुपए की इन्होंने फिलहाल QIP करी है। और दूसरी तिमाही के नतीजे देखें तो बहुत शानदार आए थे। 25% की टॉप लाइन और 30% की बॉटम लाइन की ग्रोथ थी। अभी जैसे मैंने कहा कि रिसेंटली इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया माइन डेवलपमेंट ऑपरेशंस में जाने के, उससे इनके मार्जिन प्रोफाइल और टर्नओवर दोनों अच्छे बढ़त के साथ आएंगे। मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में इतनी बढ़त के बाद भी करीब करीब 15 से 20% की बढ़त हम आने वाले 6 महीने में देख रहे हैं। ठीक है, तो लॉयड मेटल्स में एक अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है और मिड कैप फंडा इसी पर। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्टर की बात करते हैं और दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। नाल्को के शेयर में आज 3% की गिरावट देखी जा रही है। दरअसल नाल्को पर ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसमें और गिरावट की आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट में महीने में शेयर पहले ही 15% से ज़्यादा टूट चुका है। और क्या है इस रिपोर्ट में, कौन सी बातें कही गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी मिताली जैन जी। मिताली बताइए। तो नाल्को को इम्पैक्ट करने वाला एक मेजर फैक्टर है एल्यूमिना की प्राइसेस जो अभी गिरती जा रही है। और फरवरी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। और अभी जो एल्यूमिना की प्राइसेस है वो है $603 पर टन। क्वार्टर 4 में इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है और प्राइसेस $500 पर टन के तक भी जाने की संभावनाएं जताई गई है। इससे नाल्को पर नेगेटिव प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और नुवामा ने बताया है कि करंट लेवल से नाल्को में हमें 5% तक की गिरावट और देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में वेदांता के लिए एक अच्छा समय हो सकता है क्योंकि एल्यूमिना की प्राइसेस में जो सॉफ्टनिंग आई है ये वेदांता के लिए एक अच्छी खबर है। तो नुवामा ने एडवाइस दिया है कि आप नाल्को सेल करके वेदांता में बाय की तरफ देख सकते हैं। नाल्को सेल करके वेदांता बाय किया जा सकता है। और मिताली शुक्रिया। दोनों स्टॉक्स में देखें अगर आप पैटर्न्स कितने अलग रहे हैं। ये है नाल्को का चार्ट और दूसरी तरफ वेदांता देखिए, रिलेटिवली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है वेदांता का। और 7 डेज़ में करीब 2% के करीब की यहाँ पर रैली। मानस, वेदांता और नाल्को कोई पेयर ट्रेड है क्या यहाँ पर अभी भी? देखिए, नैल्को में तो वीकनेस अभी भी दिख रही है। मेरे ख्याल से नैल्को में आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 198 के आसपास है उसको स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करे। तो अगर लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे निकलना चाहिए। और वेदांता में 200 डे मूविंग एवरेज भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कुछ दिन पहले, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो 480 तक के भाव बिल्कुल पॉसिबल है वेदांता में। तो जो आपने पेयर ट्रेड की बात की बिल्कुल सही है। वेदांता में खरीदारी करके नैल्को में बिकवाली की जा सकती है। तेज जी, आपका क्या व्यू होगा नाल्को पर इतनी गिरावट? देखिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा है, ये बात तो अपनी जगह तय है। डिविडेंड वगैरह अच्छा देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल दिक्कत है। जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस गिरी हैं और ये उम्मीद है कि आगे और गिरती हुई नजर आएगी, $500 तक जाती हुई।
मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो डिमांड जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कम होती जा रही है, और साउथ 32 जो ऑस्ट्रेलियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है उसने भी अपने गाइडेंस जो है वो कर्टेल कर दिए, ये कहते हुए कि एल्यूमिनियम के वो प्रोडक्शन कट करेंगे। तो अब अगर एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन कट होते तो जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम के प्राइसेस नीचे जाते हुए नजर आएंगे, और जो अगेन नलकों पे फर्क डालेंगे। तो इस वक्त थोड़ी अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से ये 180 190 तक आ जाता है तो हो सकता है कि वहां पर थोड़ी फ्रेश खरीदारी बने। इस वक्त अवॉइड। नाल्को इस वक्त एज ऑफ नाउ 209.44 पे अवॉइड है इस बड़े डिप के बाद। मीनवाइल, अच्छा राजेश जी, मैं बहुत देर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। बदले सर्कमस्टेंसेस में मैं टाइटन और एक कल्याण के बीच में एक तुलना कर रहा था सिर्फ। आप इस वक्त टाइटन पे और कल्याण पे क्या बोलते हैं? इनफैक्ट जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में आपका प्रेफर्ड स्टॉक क्या है? क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में टाइटन के नंबर्स में क्लियरली प्रेशर विजिबल था। अभी एक को ज्वेलरी कंपनी पे फोकस करना चाहिए या फिर टाइटन पे फोकस करें, जहां पे आपके पास दूसरे कारोबारों का भी एक्सपोजर है, फॉर इंस्टेंस वॉचेस का, आई वियर का? आपका टेक? देखिए, आपने सही कहा कि इनके बहुत सारे बिजनेस हैं और प्राइस सभी बिजनेस अच्छे खासे बढ़त दिखा रहे हैं, सिवाय आई केयर बिजनेस के, जहां थोड़ी सी दिक्कत है। और ज्वेलरी बिजनेस में आउटलुक हमारा अच्छा है कि आगे आने वाले दिनों में अच्छे होंगे। नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी कंपनी स्केल अप करने की कोशिश कर रही है, और जितने इनके रिटेल चेन्स वगैरह हैं उनको देखते हुए टाइटन पे ही दांव लगाना चाहिए अगर पूरी ज्वेलरी स्पेस में या गोल्ड स्पेस में किसी को ध्यान देना हो। लेकिन इसमें एक एंसिलरी कंपनी कहूंगा जो कि हालिया की लिस्टिंग है, इंडिया जेमोलॉजिकल, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, वहां पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन का बिजनेस है उसमें करीब करीब 70 से 80% मार्केट शेयर उनके पास है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी। तो अगर ये पूरा सेक्टर ग्रो करता है तो बट ऑब्वियस है उनके बिजनेस भी अच्छे होंगे, वहां वैल्यूएशन अच्छे है। तो मैं कहूंगा टाइटन, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए अब मिताली के पास वापस चलते हैं। 2025 को लेकर नमूरा ने एक रिपोर्ट निकाली है। इसमें पूरे साल के आउटलुक से लेकर कंज्यूमर ट्रेंड्स को लेकर इंसाइट दी गई है। मिताली, बताइए। तो सर, नोमेरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 6% होने की उम्मीद जताई है। साथ ही सीपीआई इन्फ्लेशन उन्होंने बोला है कि कम हो सकता है, पर इसका इफेक्ट परचेजिंग पावर पर पड़ना, थोड़ा प्रेशर कम रहेगा। कंज्यूमर ट्रेंड्स की अगर बात करें तो उन्होंने बताया है कि फूड प्राइसेस और कुछ कमोडिटीज जैसे पाम ऑयल के दाम में कंज्यूमर की स्पेंडिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं, पर साथ ही रूरल डिमांड जो है वहाँ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बेहतर मानसून की संभावना है, और साथ ही हायर क्रॉप प्राइसेस भी देखने को मिल सकते हैं, और इंटरेस्ट रेट में गिरावट भी एक सपोर्ट फैक्टर बन सकता है। अब ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन का जो असर है वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है, स्पेशली जो लोअर एंड सेगमेंट्स है वहाँ पे। उसके अलावा प्रीमियम सेगमेंट जैसे एसयूवीज, बाइक्स और ईवीज में एक अच्छी बूस्ट देखने की उम्मीद जताई गई है। ईवी पेनिट्रेशन में तेज ग्रोथ के कारण ये जो पूरा सेक्टर है इसमें एक तेजी की उम्मीद उन्होंने जताई है। उन्होंने अपनी टॉप पिक्स में शामिल किया है सोना BW प्रिसाइशन 829 के साथ बाय का टारगेट दिया है, साथ ही ह्युंडई में 2472 का टारगेट, M&M में भी 3664 के साथ बाय का टारगेट दिया है। नेक्स्ट जो सेक्टर की बात करिए वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 40% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ की उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट जताई है। साथ ही चाइना +1 पॉलिसी और गवर्नमेंट के नए इंसेंटिव स्कीम्स भी उसमें काफ़ी मदद करेंगे। जो टॉप पिक्स इसमें शामिल है वो है डिक्सन, जिसमें उन्होंने 22,256 की बाय रेटिंग दी है। साथ ही वोल्टास 2142 के साथ और क्रॉम्पटन में 407 के साथ बाय रेटिंग दी है। लास्ट जो सेगमेंट की उन्होंने बात करी है वो है स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी। तो कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में उनका मानना है कि जो प्राइस लेड ग्रोथ है वो डोमिनेट करेगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ स्लो रखने की उम्मीद उन्होंने बताई है। प्रीमियम कैटेगरी जैसे स्किन केयर और ज्वेलरी डिमांड में आगे रहेंगे, पर जो पेंट इंडस्ट्रीज है उसमें कंपटीशन काफ़ी रहेगा। यहाँ के टॉप पिक्स की अगर बात करें तो HUL, ITC और मैरिको की उन्होंने बाय रेटिंग की सलाह दी है। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली, तो इस पूरी रिपोर्ट को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक 2025 पर। हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नए साल की हमारी पहली इंटरेक्शन, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बताइए क्या आपका
इस समय आउटलुक है 2025 को लेकर? अनुज, गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी CNBC आवाज़ टीम और आपके व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द न्यू ईयर। 2025 एक फैंटास्टिक ईयर रहेगा मार्केट्स के लिए, यही हम उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा कुछ खास आउटलुक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और अगले कुछ हफ्तों में न्यूज़ फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है अनुज। सो वी आर गोइंग टू सी दी अर्निंग सीजन, जहां पर ये चेक करेंगे कि स्लोडाउन अभी भी जारी है, क्या वी सीइंग अ टर्न अराउंड। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ट्रम्प विल टेक ओवर द US प्रेसिडेंसी, और उन्होंने कहा है कि पहले ही 1-2 हफ्ते में इतने सारे चेंजेस करने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर इफ दे डू व्हाट दे एक्चुअली आर सेइंग, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह की बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 हफ्ते, शायद 2 महीने, इन्वेस्टर को सावधान रहना चाहिए। जस्ट सिट ऑन लिटिल बिट ऑफ कैश। अगर मार्केट्स फर्दर हो जाते हैं और करेक्शन आता है, भारी करेक्शन आता है, दैट्स अ गुड एंट्री पॉइंट। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। ये कल जो ऑटो के नंबर्स आए सर, इसमें आपका कुछ कन्विक्शन ऑटो पे आया क्या, स्पेशली इन केस ऑफ मारुति, जहाँ पे छोटी गाड़ियों के नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव नज़र आए, या फिर आप इसे जस्ट ईयर एंडर फेस्टिवली के चलते हल्के से पुश को मानते हैं? इसका ट्रेंड में तब्दील होना मुश्किल लग रहा है आपको, आपका ऑटो पे टेक इन नंबर्स के बाद? नहीं वीरेंद्र, मैनी हैप्पी न्यू ईयर फॉर 2025 एज वेल। मेरे ख्याल से मारुति और आयशा के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे, मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और शायद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग की है, या फिर डिस्काउंटिंग, या जो भी कहो आप। आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड वेरी गुड सेल्स ऑन फ्रॉम द डीलर्स ऑल्सो, एंड इवन इन द सेकेंडरी मार्केट आई थिंक सेल्स हैव टेकन प्लेस वेरी गुड। उसके अलावा आई थिंक ब्रॉडली बाकी के जो ऑटो कंपनीज है, टू व्हीलर्स है, their sales were pretty much I would say flat। और देखते हैं, आई थिंक स्पेशली मारुति और आयशा मोटर्स इन आंकड़ों के बाद, आफ्टर दीज नंबर्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है एज कंपेयर टू अदर ग्रोथ बिजनेसेस और अदर कंज्यूमर बिजनेसेस। In any case, as a measure of disclosure, we are invested in Eicher and Maruti as well. So I think definitely ये दो कंपनी में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, and maybe if you're looking at increasing exposure to auto, then I would certainly look at these two companies on the top priority list. मारुति और आयशर मोटर्स ये टॉप प्रायोरिटी रडार पर रहेंगे दोनों स्टॉक्स। दीपिन जी, श्रेया बात कर रही हूँ, आपका भी नववर्ष मंगलमय हो। सवाल रियल एस्टेट पे है सर मेरा। 2024 में रियल एस्टेट ने अच्छा परफॉर्म किया है, साथ ही लग्जरी में बूम देखने को मिला है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी रही है। 2025 कैसा रह सकता है? जिस तरीके से इंफ्रा पे भी सरकार का जोर है और कैपेक्स बढ़ाएगी, तो क्या 2025 में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है? साथ ही लग्जरी सेगमेंट कैसा परफॉर्म करेगा सर? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। देखिए, जो रियल एस्टेट साइकिल रहती है ना, वो करीबन 8 या 10 साल की रहती है। तो ये रियल एस्टेट साइकिल है स्टार्टेड जस्ट आफ्टर कोविड और सो 2021 के आसपास। सो आई थिंक एटलीस्ट टिल 2030 ये रियल एस्टेट साइकिल की ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। बट फिर भी जब भी ट्रेंड पॉजिटिव भी रहती है, देयर कैन ऑलवेज बी अ फ्यू क्वार्टर्स ऑफ सॉफ्टर सेल्स, लेकिन ये अभी तक हमने देखने को नहीं मिला है इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंटम चल रहा है इंडस्ट्री में, जिस हिसाब से सेल्स हो रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आई सस्पेक्ट शायद 1 या 2 साल में थोड़ी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड दैट में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर रियल एस्टेट कंपनीज। रियल एस्टेट स्टॉक्स के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, और जो डिस्काउंट 30 से 50% का था फ्रॉम द नेट एसेट वैल्यू, now they are trading at I think anywhere from 10-15% discount to the net realizable value। तो मैं थोड़ा cautious रहना चाहूँगा रियल एस्टेट में, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, अगर कोई सेक्टर हैज गिवन एज गुड रिटर्न एज रियल एस्टेट हैज एंड इट इज साइक्लिकल इन नेचर, then certainly I would be a bit cautious to increase exposure. Okay. दीपन जी, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नंबर्स को मार्केट ने इतना बड़ा थम्स अप दिया। बाय द वे निफ्टी 24,000 के नीचे आया और काफ़ी प्रेशर आ रहा है HDFC बैंक की वजह से। कुछ देर में उसको दोबारा एड्रेस करेंगे, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट आपका क्या भी होगा इस स्टॉक को लेकर? I think
I was impressed with the growth numbers which came. शायद बेस इफेक्ट का भी फायदा हो सकता है. One needs to check. I'm not very sure about it. देखिए ये कंपनी है ना बहुत ही फोकस कंपनी है और जहाँ पर उनको वैल्यू दिखता है where they can see profitability वहीं पर इन्वेस्ट करती है, whether it's setting up new stores or whether it is providing any additional facilities or services like home delivery or online sales. तो आई थिंक ये कंपनी की ग्रोथ मेरे ख्याल से स्टेडी रहेगी. लेकिन मोर लेस आई थिंक जो भी बेनिफिट्स है पॉजिटिव्स है दे हैव बीन प्राइस्ड इन और अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी आई वुड से रिच वैल्यूएशन है. तो मैं शायद इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहूँगा. बट नो डाउट आई थिंक ये जो नंबर आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं और ये जो नतीजे आएंगे एवेन्यू सुपरमार्केट के वी विल बी वॉचिंग इट वेरी क्लोजली. इफ देयर इज सम डिसर्नेबल चेंज, कुछ नई स्ट्रेटेजी है या कुछ खास बात है तो वी कैन सर्टनली रिव्यू आवर ओपिनियन ऑन द स्टॉक. फॉर द टाइमिंग आई थिंक इट इज़ अ होल्ड. ठीक है, होल्ड की सलाह फिलहाल एवेन्यू सुपरमार्ट में. दीपन जी, आज गिरते बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली. पीएफसी, आरएससी, रेडा जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, अच्छी मूव देखने को मिल रहे हैं. एक ब्रोकरेज फर्म ने भी इस पर रिपोर्ट जारी की है और साथ ही कहा है कि गवर्नमेंट इस पर भी कैपेक्स बढ़ाएगी, सरकार खर्च करेगी. एनर्जी सेक्टर में हमने फर्स्ट हाफ में देखा 2024 में अच्छी ग्रोथ रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको 2025 में ये ग्रोथ मतलब कंटिन्यू रहेगा या फिर थोड़ा ठंडा पड़ सकता है? देखिए आई थिंक एनर्जी एवरग्रीन सेक्टर है लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे यूटिलिटी कंपनीज है तो इनमें मैं निवेश नहीं करना चाहूँगा. व्हेन यू लुकिंग एट द एंटायर एनर्जी स्पेस यानी कि पावर, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत ही बढ़िया है. नो डाउट दे आर ट्रेडिंग एट रिच मल्टीपल्स, लेकिन करेक्शन में हम ज़रूर से उनमें निवेश करना चाहेंगे. और उसमें से जो हमारा दिवाली पिक था विच इज़ द टॉप रिकमेंडेशन विद इन द सोलर इक्विपमेंट स्पेस इज वारी एनर्जीज. और जिस हिसाब से आप देखते हैं ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं उनको, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है. Another company we can discuss certainly is Tata Power, a company in which we have already invested as a measure of disclosure. और टाटा पावर में एक खास बात ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड द ट्रांसमिशन बिजनेस, उनकी जो सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सोलर सेल, सोलर पैनल, उसकी पूरी वैल्यूएशन इस कंपनी में आई नहीं है अभी तक क्योंकि प्लांट अभी शुरू हुआ है. एंड द रियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड द स्केलिंग अप बेनिफिट्स विल बी रियलाइज्ड ओनली इन द फ्यूचर. तो ये दो कंपनियां हैं जहां पर हमारा फोकस और इंटरेस्ट है. लेकिन आई थिंक प्रीमियर एनर्जीज आल्सो इज अनदर कंपनी विच यू शुड कीप ऑन योर रेडार. और ये जो दो विंड पावर कंपनी है सुजलॉन और आइनॉक्स, आई थिंक कई महीनों से साइडवेज मूवमेंट उनमें चल रहा है. सो दे कुड आल्सो बी एन अपसाइड ओवर देयर. और डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स एंड इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दिस कंपनीज. लेकिन आपने एनर्जी की बात कही है तो वी मस्ट फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स. अच्छा दीपन जी, मुझे मालूम है कि जोमेटो में आप लोग तर गए हैं अच्छी तरीके से, बेड़ा पार हुआ है बहुत अच्छा. बट इसी स्पेस में लग्जरी में QSR में कुछ और अच्छा ये देखिए लिकर स्पेस सर, I mean USL, UBL, रेडिको, I mean ऑन सीरियस नोट ये बीते एक साल के सबसे अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स में से एक रहे. कोई और स्टॉक इसी फ्लेवर का ऐड किया आप लोगों ने? देखिए मैं स्टॉक बोलूंगा लेकिन आप डिस्क्लोजर प्लीज लीजिए क्योंकि कोई भी स्टॉक रिकमेंड करेंगे तो वी आर इन्वेस्टेड. डेफिनेटली आप बोलिए. अगर इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपका व्यू प्रेजुडिस रहने वाला है, उतना समझ लीजिए. तो एक कंपनी आपके साथ डिस्कस करते हुए तिलक नगर इंडस्ट्रीज, हमारे पास इस कंपनी के काफ़ी शेयर्स भी है एज ए मेजर डिस्क्लोजर. एक फैंटास्टिक टर्न अराउंड कंपनी है. इंडिया की जो सबसे बढ़िया ब्रांड्स है इनके पास है. और मेरे ख्याल से अगर ये जो पूरा अल्कोबेव सेक्टर आपको अगर प्ले करना है तो यू आर बेस्ट ऑफ इन रीजनल प्लेयर्स. सो बी इट तिलक नगर, रैडिको खैतान, सोम डिस्टिलरीज, ये सभी कंपनियां आई थिंक दे आर एबल टू मैनेज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फार बेटर. और एक और स्टॉक मेंशन जरूर करना चाहूँगा वो है एलाइड डिस्टिलरीज. रिसेंट लिस्टिंग है. अगर आप देखेंगे इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अप टू लिस्टिंग इट वाज प्रीटी फ्लैट, स्टैग्नेंट सेल्स थे, इतनी कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड थी नहीं. बट द फर्स्ट क्वार्टर विच हैज कम फ्रॉम पोस्ट लिस्टिंग इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और ये एक पैन इंडिया प्लेयर है और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है. तो ज़रूर से इन्वेस्टर को ये सेक्टर में थोड़ा आपको ओवरवेट रहना चाहिए. और एक और स्ट्रैटेजी मैं बोलना चाहूँगा कि जिनके पास FMCG शेयर्स है जैसे कि HUL, नेस्ले,
वगैरह वगैरह, गोदरेज कंज्यूमर, जहाँ पर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, द वॉल्यूम ग्रोथ इज 2 to 3% और देयर अबाउट। और अगर आप नया एफएमसीजी स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे तो डेफिनेटली एज अ बास्केट अल्कोबेव स्टॉक्स आर द एंड ऑफ द डे दे आर लाइक एन एफएमसीजी कंपनी ओनली, बट वी आर नॉट क्लासिफाइंग देम एज एफएमसीजी, वी आर क्लासिफाइंग देम मोर एज अल्कोहल कंपनीज। ओके, अच्छा एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ HDFC बैंक पर, लेकिन उससे पहले एक आपको बताते हैं CLSA की एक ब्रांड न्यू स्ट्रैटेजी आई है और उसमें क्या कहा जा रहा है, और उसमें ख़ास तौर से इंडिया फोकस पोर्टफोलियो में बदलाव किए गए हैं, जिसमें टाटा मोटर्स, NTPC, नेस्ले और ब्रिटानिया को इंक्लूड किया गया है और HDFC बैंक को पोर्टफोलियो से बाहर किया गया है CLSA के द्वारा, और बैंकों में ओवर रेट जो रेटिंग है वो थोड़ी कम की गई है। कमोडिटी और इंश्योरेंस में ओवरवेट रेटिंग दी गई है। IT, डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर यहाँ पर बड़ा अंडरवेट है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो स्टैंड आउट कर रहा है वो है HDFC बैंक को मॉडल पोर्टफोलियो से बाहर करना। और एक बार ज़रा आप HDFC बैंक का आज का चार्ट लेकर आइए, 2.5% नीचे। दीपन जी, आखिरी सवाल आपसे, HDFC बैंक पर क्या व्यू होगा अब? देखिए, बहुत कंफ्यूजन है HDFC बैंक पर, हमारे पास है, सबके पास HDFC बैंक है, गोज विदाउट सेइंग। देखते हैं, आई थिंक 1-2 क्वार्टर देते हैं मैनेजमेंट को। आई थिंक अगर RBI की इंटरेस्ट रेट कट आ जाती है या क्रेडिट जो मनी मार्केट में थोड़ा ईजिंग हो जाता है, क्रेडिट फ्लो बढ़ जाती है, लिक्विडिटी कंडीशन इंप्रूव होती है, तो आई थिंक यू कैन सी अ गुड रैली इन बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और अच्छी रैली आएगी बैंकिंग स्टॉक में, तो HDFC बैंक एंड अदर बैंकिंग स्टॉक कैन आल्सो डू वेल। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए वेयर यू फील, आई थिंक मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 quarters आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट ऑन इज PSU बैंक्स, स्पेशली Tier 2 PSU बैंक्स। अगर आप देखेंगे इन PSU बैंक्स की जो परफॉर्मेंस आ रही है, कंपेयर देम विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो जो गैप है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स दैट इज नैरोइंग वेरी वेरी रैपिडली, और उनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। और मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन गैप है दैट इज नॉट जस्टिफाइड, तो आई वुड लाइक टू बी ओवरवेट विद इन दी PSU बैंक्स। और मेरे ख्याल से बैंक सेक्टर 2025 में उनका एक साइक्लिकल अपस्विंग शायद देखने को मिल सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आई वांट टू बी अंडरवेट एंटायर बैंकिंग सेक्टर बिकॉज इट इज बिकमिंग अ रेड ओशन। दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड योर कॉल फॉर द डे। तिलक नगर, वाकई में इसके चार्ट दिख रहा था इंडस्ट्रीज एट 456, मतलब जून 2021 में 30 रुपये का स्टॉक 456, और ये निवेश है दीपन सर का, बट याद रखिएगा जैसे कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दिया, उनका निवेश यहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपन जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और हैव अ नाइस वीकेंड सर। 24,007, हम 24,000 शायद अनुज अपने साथ लेके जाएं, और शायद ये क्लोज 24,000 के ऊपर, 20 डेमा के ऊपर। कल का लिया हुआ लगभग 1/3 गवा दिया, बट स्टिल इस क्लोज को कैसे कंसिडर करेंगे, और कुछ कैरी करना है क्या मंडे के लिए? देखिए वीरू, वीकेंड है, वैसे तो कैरी ना भी करें तो भी चलेगा, मंडे को फ्रेश व्यू ले सकते हैं। बाजार की क्लोजिंग थोड़ी ख़राब है, खासतौर से बैंक निफ्टी। निफ्टी ने भले ही 1/3 गेंस, 1/3 के अब तो 40% हो गया ऑलमोस्ट गेंस गिव अप करे हो, बैंक निफ्टी ने सारे गेंस गिव अप कर दिए हैं, तो बैंक निफ्टी की क्लोज ख़राब रही। लेकिन इसमें काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि इतनी बड़ी वीकनेस HDFC बैंक में आई, उसके बावजूद निफ्टी सिर्फ 1/3 ही गेंस गिव अप करे, तो उस हिसाब से इतना ख़राब भी नहीं है। एक दिन और देखें 23,850 की लक्ष्मण रेखा है, 23,850 के ऊपर जब तक है तब तक मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड ऊपर का है, लेकिन उसके नीचे अगर वापस फिसले तो दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा, एक रिस्क यहाँ पर ये भी ओपन होगा कि क्या FIs की सेलिंग वापस लौटी है। आज जिस तरीके से HDFC बैंक गिरा है, ये रिस्क बनना वाजिब है, तो आज नंबर्स देखेंगे और उसके बाद एक पर्सपेक्टिव में रखेंगे उसे। मंडे की तैयारी करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद BTST कॉल्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज फोकस में है, सबसे पहले SBI लाइफ, काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन सुबह से स्टॉक में देखने को मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग बिल्डअप। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ BTST की ट्रेड वो सुझा रहे हैं, 1475 1485 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ वो जो है खरीदारी करवा रहे हैं जैन फ्यूचर्स के लिए। इसके अलावा यूनियन बैंक, ये भी एक स्टॉक है जो डीलर्स को पसंद है। बैंकिंग शेयर्स में ये एक स्टॉक है जहां ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा हुआ है। फ्रेश बैंक देखने को मिल रही है। HNIs भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स को लगता है 130-32 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये समय डीलिंग रूम से व्यू। अब BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी, क्या कैरी करें मंडे के लिए?
आईसीआईसीआई प्रू लेकर जा सकते हैं। 677 के लेवल पर है। मैं देख रही थी, म्यूट तो नहीं हूँ। 677 के लेवल पर है। 672 के स्टॉप लॉस के साथ आप आईसीआईसीआई प्रू लेकर जाए फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 695। मानस जी, क्या पिक कर रहे हैं आप, बीटीएसटी एसटीबीटी? मानस देखिए जी जी हाँ तो एसआरएफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एसआरएफ में अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है। आज एक ही दिन में 10 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एसआरएफ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 2269 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2375 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छी रिकवरी देखने मिली है इंट्राडे में, और जिस हिसाब से वरुण बेवरेजेस अपने लोअर लोज से वापस रिकवर होकर डे हाई के पास में आया, काफी इंप्रेसिव लग रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 645 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 665 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पिक। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा दालमिया भारत में। दालमिया भारत के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे। 1813 पे है, तो 1823 पे अगर ऐसे लगाएंगे 10 रुपए का, तो डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 1795। ओके, दालमिया भारत बीटीएसटी ट्रेड है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं एसबीआई लाइफ को लेके जाऊंगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट एट लोअर एंड, और जो प्रोजेक्शन है वो करीबन 1455 पर 1454 पे चल रहा है। 1510 का टारगेट रहेगा। तो 1510 का टारगेट के लिए बाय करें एसबीआई लाइफ। स्टॉप लॉस रहेगा 1435 का। ओके, 1449 पे आपका ये ट्रेड बीटीएसटी ट्रेड। अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग के साथ साथ जो आंकड़े इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं, यानी इस सीरीज़ का ये चौथा दिन, पांचवा दिन, माफ़ कीजिएगा। तो क्या एग्जैक्टली हमारे पास स्टैट्स हैं उसको देखते हैं ज़रा। 24,000 स्क्रीन पे है लॉन्ग 59। आज शॉर्ट्स की बहुतायत है, यानी ज़्यादातर शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट कवरिंग 20 में 129 शॉर्ट और 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए स्टैट्स देखते हैं एक एक करके स्लाइड वाइज। लॉन्ग कहाँ पर थे, उसमें एवेन्यू सुपर मार्ट, नो डाउट। हालांकि याद रखिएगा एवेन्यू सुपर मार्ट में शॉर्ट भी काफ़ी था, कवर भी काफ़ी हुआ है। और ओएनजीसी 5% अप, चोला और आईजीएल ऑल इंडिया, इन सभी काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग। ओएनजीसी ऑल इंडिया अगर आप देखें, क्रूड की तेज़ी का इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर। बाकी शॉर्ट बिल्डअप में यूपीएल, टाटा मोटर्स कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कोलैप्स हुआ। आज शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ शॉर्ट कवरिंग, माफ कीजिएगा, कल के मूव के बाद आज भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू करा। आरईसी अगर आप देखें 3.25% ऊपर रहा। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, वेदांता, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी एंजल वन में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई और फिर उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, फिर शॉर्ट भी बिल्डअप हुआ, फिर नाल्को, जोमेटो, डिलीवरी, विप्रो, और लास्ट स्लाइड आएगी जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। उसमें पिरामिड एंटरप्राइजेस, मनापुरम फाइनेंस, आईटीसी, ओबराय रियल्टी और लुपिन। आज फार्मा जो स्पेस था ना, वो आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। बट फाइनली मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज शायद हमें 24,000 के ऊपर मिले। बट अभी एज ऑफ नाउ हम 24,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करते हुए, और 50,970 ये इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर। अनुज। बिल्कुल वीरू, चलिए अब इस कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा, यानी कि मार्केट का पंचनामा का टीज़र, और श्रेया कुछ सवाल लेकर आई हैं। फिर श्रेया बताइए। वैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे सर आईटीसी के ऊपर, और ये डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ फिलहाल क्लोजिंग में वही दिखाएगा। रोहिणी जी पूछ रहे हैं इस पे, टेंस नज़र आ रही हैं, क्या करना चाहिए आईटीसी में? नहीं, टेंस नज़र आने की कोई दिक्कत नहीं है आईटीसी जैसे शेयर में, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं डुबाएगा, उसकी टेंशन मत करिए आप। और आई थिंक जितनी एडजस्टमेंट होनी थी श्रेया हो चुकी हैं, तो इसके लिए आई थिंक मंडे से एक फ्रेश बिगिनिंग आईटीसी में, होटल बिजनेस अलग हो जाएगा। आई थिंक आईटीसी में आगे भी काफ़ी ट्रिगर्स बाकी हैं। आईटीसी का ये वाला जो डीमर्जर था, वैसे ये काफ़ी ख़राब डीमर्जर था। अगर आगे जाते हुए थोड़े बेटर डीमर्जर होंगे इसमें, देखिए सबसे बड़ा तब होगा अगर ये अपने सिगरेट और नॉन सिगरेट एफएमसीजी को अलग कर दें। तो अगर वो होगा तो जो प्योर एफएमसीजी बिजनेस की वैल्यूएशन जो आईटीसी को कभी नहीं मिल पाई, वो मिलेंगी।
तो नेक्स्ट लेवल का इसमें मूव आ सकता है, लेकिन बने रहें, पेशेंस रखनी होगी थोड़ी सी आपको आईटीसी में। ठीक है, बनी रहने की सलाह है आईटीसी में। सर बीईएल से भी नहीं हो पाया आज, जेबीडी लो के आसपास ही क्लोज होगा, 291 पे काज करता हुआ 1.5% से ज़्यादा टूट गया है। बीएल पे पूछ रहे हैं रोहित जी, चार्ट देखें तो 1 महीने में भी गिरा है, क्या करना चाहिए इसमें? बीएल देखिए, बीएल में रैली भी बड़ी हुई थी, लेकिन अब बीएल जो है ना वो अपनी ऑलमोस्ट पूरी रैली को गिव अप करने जा रहा है। जो पोस्ट महाराष्ट्र इलेक्शन आई थिंक 280 पर था जब हमने बात की थी महाराष्ट्र इलेक्शन से जस्ट पहले, उसके बाद 280 से ये स्टॉक 340 तक गया, बहुत अच्छा मूव था वो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गिरा है, काफ़ी बड़ी डिक्लाइन है। अब डिपेंड करता है इनके पास किस प्राइस से है। अगर पहले का है तो बने रहे, अगर रिसेंटली ख़रीदा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में। लेकिन स्पेस अच्छी है, ये डिफेंस स्पेस मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल में आउट परफॉर्म करेगी। हाँ, इसमें बहुत बड़ी एक रन आ चुका था, तो इस वजह से थोड़ा सा शायद हो सकता है, हाँ 6 महीने 1 साल शायद ना चलें स्टॉक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए आप एक काम करते हैं, 9 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में, थोड़ा मूड को अच्छा करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा फ्राइडे फ्लेवर वापस लेकर आते हैं। राजेश जी बताइए, इस वीकेंड पे क्या देखा जाए सिनेमा हॉल्स में और क्या देखा जाए ओटीटी पर? देखिए, सिनेमा हॉल की अगर बात करेंगे तो नया कुछ है नहीं, वही पुष्पा 2, वही आपके बेबी जॉन के रिव्यूज बेहद खराब आए। लेकिन आपको बताऊं, मैं परसों जाके आया, टिपिकल साउथ की मसाला मूवी है, जो पहले भी देखी हुई थेरी थी, उसकी रीमेक है, एटली है। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फ्लेवर है कि लास्ट में सलमान खान आते हैं तो पब्लिक को थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। ठीक ठाक है मैं कहूंगा। रेदर अगर कोई हॉल नहीं जाना चाहे तो ओटीटी का इंतजार कर ले, और पुष्पा तो अब सबने देख ली होगी, तो कोई खास कुछ है नहीं। सिर्फ ओटीटी पे भी अगर देखेंगे ना तो सिर्फ एक सीरीज रिलीज हो रही है, गुनाह का सीजन 2, जो कि पहला सीजन बहुत ही शानदार आया था, जहां कश्मीर महाजनी और सुरभि ज्योति ने बहुत अच्छा काम किया था। एक्सपेक्टेशन ये बनी हुई कि जिस तरह की क्राइम सस्पेंस थी, अभी भी होता हुआ नजर आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास इस वीकेंड, और कुछ खास है नहीं। एक ही ऑप्शन है और कुछ खास है नहीं करने को। और ग्लैडिएटर 2, बीरू ग्लैडिएटर देखी थी? हाँ मैंने देखी थी, पहले देखी थी। हाँ ग्लैडिएटर देखी थी, काफ़ी शानदार कुछ फिल्म नहीं है। हाँ अच्छा, मैं राजेश जी से एक बात पूछना चाहता था। राजेश जी, हाँ ये बताइए कि वो सोनी लिव की फ्रीडम एट मिडनाइट आपको कैसी लगी? और हमने बचपन से लेकर अब तक जितनी आज़ादी पर और स्वतंत्रता सेनानियों पर मूवी देखी थी, उनसे अच्छी लगी आपको ये? देखिए, कंपैरिजन किसी के साथ अब करना बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि इतने सालों में बहुत सी पिक्चरें देखी हैं और बहुत सी अच्छी भी हुई, बहुत सी बुरी भी हुई, सीरीज वगैरह भी आई। लेकिन हाँ, ये नो डाउट अच्छी सीरीज थी, जो थोड़ा सा डिफरेंट लीग से हटकर कुछ था, और डेफिनेटली जिसने नहीं देखी है उसे एक बार बिल्कुल देखनी चाहिए। सीरीज बहुत अच्छी बनी थी। बिल्कुल। कविता जी, आपका क्या प्लान वीकेंड? मैं ना अभी बहुत घर में पीछे चल रही हूँ, और मैंने पंचायत नहीं देखी थी, तो बेटर ने कल पंचायत लगाया, तो मैं वो सीरीज देख रही हूँ अभी। विल फिनिश दैट। आप वाकई आप बहुत पीछे चल रही हैं। आप अगर आपने पंचायत नहीं देखी तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत ही पीछे चल रहे हैं। रचना जी, आप? सर आपने भी नहीं देखी? वीरू मैंने भी नहीं देखी वैसे पंचायत। अरे मतलब मैंने सुना बहुत है, हाँ मैंने नहीं देखी, समहाउ नहीं देखी मैंने। हाँ पंचायत देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। और मस्ट वॉच मेरे ख्याल से पंचायत। और एक और चीज़, अच्छा एक और चीज़ राजेश जी, वो जो थी ना, सबसे जब कोविड के बाद कल्चर शुरू हुआ ना इसका, आई मीन ओटीटी का, सबसे पहली वो थी एक सीरीज़, क्या नाम थी वो, बंदिश बैंडिट। मैंने सबसे पहले सीरीज़ वो देखी थी। इसका जो पार्ट 2 आया है वो भी अच्छा था, तो मैं शायद बंदिश बैंडिट को, हाँ बहुत। मैं क्या कहूंगा, अगर आप लोगों ने ब्रोकन न्यूज नहीं देखी है तो उसे बिल्कुल देखें। सीजन 1 और सीजन 2 बहुत शानदार है, मैंने बहुत ही बढ़िया है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सोनाली बेंद्रे है, जगदीप अहलावत है, और बहुत बेहतरीन तरीके से बनी है। खास करके आप और हम सब जब मीडिया से जुड़े हुए हैं और मीडिया से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। पंचायत का जिक्र किया, और ऐसे
मतलब अपनी निराशा भी जताई कि अरे अनुज ने तो पंचायत नहीं देखी। आपने गुल्लक देखी है? उसी जॉनर में है ये। वीरू सर, हाँ गुल्लक आपके लिए। हाँ मैंने गुल्लक सर सब कंप्लीट कर रखा है, गुल्लक फुल्लक पंचायत सब कुछ। अच्छा, आप रचना जी से पूछ रही थी। रचना जी की फेवरेट सीरीज तो रही गई इस बीच में। कौन सी? ये आपसे पूछ रहे थे वीरू कि आपने देखी क्या है, कौन सी फेवरेट है आपकी? सीरीज में तो मुझे पंचायत अच्छी लगी थी। आई रिमेम्बर वीरू जी ने सजेशन दिया था, स्क्रीन पे ही दिया था और उसके बाद ही मैंने चेक करी थी वो। तो अब अगले सीजन का इंतजार है उसका। और ये वीकेंड में प्लान है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने का और डिनर पे जाने का। रॉकी रानी की प्रेम कहानी पिछले साल आई थी सर ये कौन सी पिक्चर? रणवीर अच्छा, मैं वही सिंह और सोचूं यार आलिया। मैं वही सोचूं यार, मैंने देखी हुई है। अच्छी पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। मतलब आप और कविता जी जो है ना, वो लगभग 1.5 साल पीछे चल रही हैं। लगभग समझ लीजिएगा कि 1.5 साल पीछे चल रही हैं अभी आप। लगभग ठीक है, कर दें। मैंने आप नहीं मान लीजिए, आप राजेश जी से सीख लीजिए। राजेश जी से सीख लीजिए। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। 1.5 से 2 साल पीछे हैं आप। क्या, चलिए अभी रचना जी को और कविता जी को हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने में वक्त लगेगा, लेकिन बाजार की क्लोजिंग को एक बार देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। इट्स 23987। फाइनली हम सरेंडर करते हुए 24,000 के जोन को। निफ्टी बैंक 50,947 और मिड कैप ये निफ्टी आईटी के जो लॉसेस हैं वो 23,704 यानी 43,704 यानी अब निफ्टी आईटी ने कल के प्रॉफिट्स का, कल के गेंस का एक सब्सटेंशियल पार्ट 70% गेंस छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। और फाइनली निफ्टी आईटी का क्लोज भी 20 डे के नीचे। तो आखिरी में जाते जाते अनुज थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, 24,000 स्क्रीन से धूमिल होता हुआ। बिल्कुल वीरू, लेकिन मैं अभी भी उस बात पे इंटैक्ट हूँ कि अभी भी मैं इसको एक दिन और दूंगा, बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मैं। कल 450 पॉइंट की रैली हुई थी, तो ठीक है हमने उसका आधा गिव अप किया है, लेकिन अभी भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। मंडे को एक फ्रेश व्यू लेंगे। निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे 23,983 पर बंद। एडजस्टेड क्लोज शायद 24,000 के आसपास होगी। बैंक निफ्टी 650 पॉइंट नीचे, मतलब 1.25%। निफ्टी आईटी 1.5%। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स जो था उसने आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। और उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन करीब 1200 बढ़ने वाले शेयर और करीब 1200 ही गिरने वाले शेयर, एकदम इवन था एडवांस डिक्लाइन। सेक्टोरल ब्रेड देख लेते हैं एक बार, उसके बाद निफ्टी पर आएंगे। सुबह पीएसयू बैंक ने बहुत शानदार शुरुआत की थी। बाय द एंड ऑफ इट गेंस थोड़े कम हुए। पीएसयू इंडेक्स में अच्छे गेंस थे 3/4% के, एफएमसीजी में 1/4%। लेकिन आज का सेक्टर ऑफ द डे रहा निफ्टी ऑयल एंड गैस। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रिलायंस और ओएनजीसी का था, लेकिन 1% इंडेक्स ऊपर था। नीचे क्या था? 2 बड़े इंडेक्स निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी, दोनों में आज आपको गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक 1.25% और निफ्टी आईटी 1.5% नीचे था। निफ्टी फार्मा भी 1.5% नीचे करीब। उसके अलावा रियल एस्टेट इंडेक्स और कैपिटल गुड्स इंडेक्स, यहाँ पर भी आपको आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। HDFC बैंक 3% नीचे जाते जाते ये दिक्कत का मामला बना, 2.5%। ICICI बैंक 2%, TCS करीब 2%, HCL टेक, सिप्ला, विप्रो, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ITC, इन्फोसिस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज सेलिंग प्रेशर था। भारती और ट्रेंड। ऊपर क्या था? ONGC में 5% के गेंस, क्लियरली आज का इंडेक्स में स्टॉक ऑफ द डे। टाटा मोटर्स यहाँ पर 3% के गेंस। रिलायंस में अच्छे खासे गेंस रहे। उसके अलावा टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, HDFC लाइफ, JSW स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको तेजी देखने को मिली। वीरो जी, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो कल का जो गेन था उसका कुछ अंश हमने सरेंडर कर दिया, बट स्टिल आई थिंक वीकली बेसिस पे फिर भी हमारा डैमेज कंट्रोल हुआ। और अगर मैं वीकली कैंडल को देखूं तो वीकली कैंडल का लो एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एग्जैक्टली हाई 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो टसल बिटवीन 2 एवरेजेस। खैर उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते ये पशोपेश, ये दुविधा और मिट जाएगी और कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल एक ब्रेक और एक छोटे से अगर आप देखें अंतराल के बाद श्रेया और अनुज होंगे आपके साथ CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म्स पे। अगर कोई प्रश्न है आपका ज़रूर पूछिएगा मार्केट का पंचनामा में। तब तक के लिए नमस्कार और हैव अ नाइस वीकेंड।
निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।